अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को खुशामदीद कहता हूं। आज 16 जिलकद है, 5 जून और पीर की शाम है। दुआ है कि आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे हो खैर आफियत से हों और हर पीर के पीर हमेशा की तरह हमारा आज का सेगमेंट भी आज शाम तक इस पर हालात हाजरा पर बात होगी, पाकिस्तानी और बैन अल-अक़वामी हालात पर बात होगी। मेरे साथ साथी मेजबान हैं आगा सैयद अली बूसरी, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और 7 बजे तक हमारा आपका साथ है। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुअद्दिबाना सलाम अर्ज़ करते हैं। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, यकीनन 9 मई के बाद से जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, सियासी मुआशी, तो वो अबतरी की तरफ जा रही थी, लेकिन सियासी सूरत हाल आगे क्या नक्शा होगा, इलेक्शन इस साल होंगे नहीं होंगे, जो इस वक्त निगरान हुकूमतें चल रही हैं उसकी क्या आईनी हैसियत है, अदालतों में किस तरह से कुछ इंसाफ की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए कुछ इकदाम हो रहे हैं, ये सब इशू पर बात होगी। लेकिन बैन अल-अक़वामी तौर पे या हमारी इर्द गिर्द जो कुछ मामला हो रहे हैं उस पर पहले बात सुनते हैं आगा सैयद अली मूसवी से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और यकीनन नाज़रीन की हमारे इल्म में है कि जो भी हमारे गिरदोनवा में जो मामलात चल रहे होते हैं और ख़ुसूसन इस्लामी दुनिया से मरबूत जो मामलात हैं, इंटरनेशनल मामलात हैं, उनको आपकी खिदमत में जो है वो पेश किया जाता है। और पूरे हम कोशिश करते हैं कि अपने सेगमेंट को कम से कम रखें और इख्तिसार के साथ जो ख़ास खबरें हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आपको भेजें। और इस वक्त हम देखेंगे कि जो डॉलर का मामला है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपनी लोकल करेंसीज में और मुख्तलिफ करेंसीज में डॉलर के मुकाबले पे अपनी करेंसीज को तरजीह दे रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट मीडिया उसका कहना है कि आप जो दुनिया देख रहे हैं वो बदल रही है, वो मुस्तकिल तब्दील हो रही है और दुनिया के ममालिक नहीं चाहते कि इनकी दौलत सिर्फ एक करेंसी से मुंसलिक हो और किसी एक मुल्क के ज़ेर असर चली जाए। तो इसके ऊपर जो है वो बात हो रही है कि इस पे जो है वो युआन के अंदर और मुख्तलिफ रुपैल के अंदर और मुख्तलिफ रुपए के अंदर इवन हिंदुस्तान भी इसके ऊपर तिजारत कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। चीन के नए वज़ीर दिफ़ा ने अपने अमरीकी हम मनसब से मिलने से जो है वो इनकार किया। अमरीकी मीडिया ने जुम्मे को इत्तला दी कि चीन के नए वज़ीर दिफ़ा ली शांगोफो ने अपने अमरीकी हम मनसब लॉयड स्टीफन से मुसाफिरी तक करने से जो है वो इनकार कर दिया। और सऊदी अरब की तरफ अगर देखें तो वहाँ पर कतीफ के अंदर हालात बदस्तूर जो है वो कशीदा है, जुल्म का सिलसिला जारी सारी है। तफरीक कारी के शुबे में और उसकी सरगर्मियों के मुलविस होने के इल्ज़ाम में 3 शिया नौजवानों को जो है वो फांसी दे दी गई है सऊदीया के अंदर। और ये तमाम चीज़ें हैं। और इसमें हम देखते हैं कि हेनरी किसिंजर जो है वो साबिक अमरीकी सदर के जो मशीर हैं, वो कहते हैं कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी की वजह से मगरिब को मंसूबा बंदी के एक संगीन बहरान का सामना जो है करना पड़ा, क्योंकि अभी इमाम ख़ुमैनी की बरसी थी जो कि पूरे इज़्ज़त व एहतराम के साथ पूरी दुनिया में 4 जून को मनाई गई है। उसमें हेनरी किसिंजर का बयान ये है कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी की वजह से मगरिब को मंसूबा बंदी के एक संगीन बहरान का सामना करना पड़ा। इनके फैसले इतने अचानक थे कि उन्होंने सियासतदानों और सियासी नजरिया साजों से किसी भी किस्म की सोच और मंसूबा बंदी छीन ली। कोई भी इनके फैसलों की पेशगोई नहीं कर सकता था, इतने अचानक थे। और वो दूसरे मेयारात के साथ बोलते और अमल करते थे। दुनिया में मारूफ मेयारात के अलावा गोया इन्हें कहीं और से तहरीक मिली। आयतुल्लाह ख़ुमैनी की मगरिब के साथ दुश्मनी इनकी इलाही तालीमात से माखूज़ है और वो अपनी दुश्मनी में भी मुखलिस थे। ये कहना है हेनरी किसिंजर का, जो कि साबिक अमरीकी सदर के मुशीर रहे हैं। इसराइल और मिस्र की सरहद के ऊपर फायरिंग का वाक़या हुआ, जिसमें 3 इसराइली फौजियों की हलाकत और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की खबर है। और जिस मिस्री ने फायरिंग की थी इसराइल की सरहद के अंदर दाखिल होकर, फिर उसको भी बाद में जो है वो मार दिया गया। ये सारे मामलात हैं। इसके अलावा जो है वो आपने हॉर्मस के ऊपर जो है वो मुस्तकिल जो है वो मामलात रोज देखने में आ रहे हैं कि मामलात वहाँ पर भी ख़राब हैं। और एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ जो है वो वाशिंगटन में सुनी गई, मगर वो वहाँ पर जो है वो फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि उन्हें अभी किसी मामले की इत्तला जो है वो नहीं हुई है। ये सारे मामलात हैं। और इसके अलावा जो है वो जो यूक्रेन की जंग है उसके अंदर कहा जा रहा है, सुइज़ अखबार को इंटरव्यू देते हुए
جو ہے ایک سابق ایک تجزیہ کار نے، امریکی صحافی سیموئل ہرش نے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے کہا کہ امریکی حکومت کی پالیسیز کے اوپر انہوں نے تنقید کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ جنگ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن میں نیو زیورخ یوتنگ کی رپورٹر کو بتایا کہ بائیڈن کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ خوفناک ہے، امریکہ پیچھے رہتا جا رہا ہے، سعودی عرب اپنا تیل ایران میں فروخت کر رہا ہے، ایران اور شام کے بارے میں سب کا رویہ دوستانہ ہوتا جا رہا ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم امریکی اس تحریک کا حصہ ہی نہیں ہیں، یعنی ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور فرانس کے حوالے سے، فرانس میں جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوئی تھی ثالثی کے حوالے سے، جس پر روس کا کہنا ہے کہ فرانس خود اس جنگ کا ایک فریق ہے جو یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی جو ثالثی ہے اس کو جو ہے وہ قبول کیا جا سکے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایران اور خطے کے ممالک کے سمندری اتحاد کی خبریں آپ نے سنی ہوں گی، یو اے کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ اور عمان کے ساتھ مل کر ایک نئی نیوی ایران تشکیل دے رہا ہے، جو اپنے ہرمز اور خطے کے ممالک کی جو آبی راستے ہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ اس پر امریکی حکام نے ایران اور خطے کے ممالک کے بحری اتحاد کی تشکیل کے بارے میں سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی پانچویں بیڑے کے ترجمان ٹم بالکز نے ایران اور خطے کے ممالک کے بحری افواج کے اتحاد کی تشکیل کو واشنگٹن کے لیے ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے تہران پر الزام لگایا کہ ایران خطے میں بدامنی پھیلانے میں ملوث ہے۔ ایسے میں اس خطے میں ایران کے ذریعے اتحاد کی تشکیل جو ہے وہ غیر معقول ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی وہاں پر ضرورت نہیں رہے گی جب علاقے کے ممالک ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر ہو جائیں گے اور دوستی کر لیں گے، اور جیسے کہ ہو رہا ہے تو ان کی وہاں پر جو اپیرنس ہے، جو ان کی موجودگی ہے، وہ وہاں پر جو ہے وہ خطرے میں دکھائی دیتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر شدید جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور مزید جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں تو ایران کے بارے میں مثبت رپورٹ کے حوالے سے عالمی جوہری ادارہ جو ہے وہ اپنی حیثیت کھوتا جا رہا ہے۔ نیتنیاہو کا بیان ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے تسلی بخش جواب ملنے کے بعد IAI کے بیان پر سعودی وزیر اعظم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ادارے کو جانبداری ٹھہرا دیا، اور ایران اور خطے کے ممالک کے سمندری اتحاد سے جو ہے وہ امریکہ کی جو تشویش ہے اس کے اوپر مختلف اور بھی بہت ساری خبریں اختصار کے ساتھ ہم اس کو پیش کرتے ہیں، اس لیے ہم ساری جو ہے وہ مختلف بیانات پیش نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان فوج کا ٹرک بے قابو ہو کر دریائے نیلم میں گر گیا، جس سے 4 جوانوں کے شہید ہونے کی جو ہے وہ خبر ہے۔ اور دہشت گردی میں جو ہے پاکستان کا TTP سے مذاکرات سے قبل ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ ہے، کہ جب وہ مذاکرات ہوگی، جب TTP جو ہے تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ اس میں ہتھیار ڈال دے گی، اور معاشی اصلاحات میں بنگلہ دیش نے ہر شعبے میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ڈھاکہ پاکستان سے 1971 میں الگ ہونے والے ملک بنگلہ دیش نے معاشی اصلاحات کے شعبے میں پاکستان پر سبقت حاصل کی، اور بنگلہ دیشی جو ٹکا ہے، جو ان کی کرنسی ہے، وہ 2.66 روپے، ایک روپے کے مقابلے میں 2.66 کا ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق آئندہ مالی سال 2023 اور 2024 کے لیے بنگلہ دیش نے $71 ارب کا وفاقی بجٹ پیش کیا، جس میں شرح نمو کا ہدف 7.5، جبکہ افراط زر اور اوسط تفریح میں جو ہے 6.5% لگائی گئی، جبکہ پاکستان میں افراط زر 21%، جبکہ شرح نمو صرف 3.5% رہنے کی توقع ہے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ درپیش ہے، تاہم وفاقی وزیر خارجہ ایذاق دار نے ڈیفالٹ کی پیشن گوئی کو شرمناک قرار دیا ہے، اور وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی امید یہ ہے کہ وہ اس کو اس سے نکال لیں گے، مگر بنگلہ دیش کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر $31 ارب، جبکہ پاکستان کے $14 ارب سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یوکرین اور روس کی جنگ بھی آپ کے سامنے ہے۔ افغانستان میں ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ ایک زہر آلود مواد پھیلنے سے 60 طالبات جو ہے وہ اسکول میں جو ہے وہ زہر خوانی کا شکار ہوئی ہیں، اس میں ان کو وہ جس سے شدید متاثر ہو گئی ہیں، اس کے اوپر وہاں پر تفتیش ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہزاروں افراد جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے، اور مزید کے بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو ابھی فوکس کریں روس اور یوکرین کی جنگ کو، تو اس کے جو ہے وہ پھیلنے کے آثار بہت واضح اور نمایاں ہیں، کیونکہ فیولنگ مستقل جو ہے وہ کی جا رہی ہے، نہ کہ عالمی ادارے آگے آئیں اور اس میں بعض ممالک سامنے آئیں اور اس کو روکیں، کیونکہ
जंग इस वक़्त किसी भी मसले का हल नहीं है, और इस वक़्त जो है वो टेबल टॉक का ज़माना है, जो है वो आपके सामने टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ट्रेड का ज़माना है, और जंग जो है वो किसी भी मसाइल को जो है वो मज़ीद बढ़ाएगी, उसको हल नहीं करेगी। मगर हम देखते हैं बदकिस्मती से कि जिन ममालिक को सामने आना चाहिए था, वो बजाय सामने आके जंग को रोकने के, वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, और मज़ीद जो है वो एटमी मवाद को बढ़ावा देने की हम रोज़ बरोज़ खबरें सुनते हैं, जो कि एक काफ़ी हद तक तशवीशनाक और अलार्मिंग है। इसी के साथ हम आज के सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे और देखेंगे पाकिस्तान और उसके दुश्मनों में फारूक भाई के पास क्या है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मुंशी साहब। और यकीनन नाज़रीन, एज़ ए पाकिस्तानी आप भी परेशान होंगे 9 मई के बाद, या बल्कि अगर पूरा साल पिछला हम देखें तो इसी उम्मीद में कि अब पाकिस्तान को चलाने वाले शायद वो अपनी अना की जो उन्होंने दीवारें बनाई हुई हैं या जो जंगें जारी हैं उसमें वो थोड़ा पाकिस्तान के मफाद को तरजीह देंगे और अपनी पसपाई वो बर्दाश्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को जिस डगर पे इस वक्त हम देख रहे हैं शायद उसमें बचाने में कामयाब होंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक हमारी जो सियासी कुव्वतें हैं या मुल्क को चलाने वाली जो कुव्वतें हैं और इवन जो हमारे जजेस जो हैं जिन्होंने इंसाफ देना है, वो सब कुछ देख के हमें सही डगर पे लाना है, उनका भी इंसाफ या तो बहुत ज्यादा है, उसको महफूज कर लिया जाता है, और ऐसा महफूज कि वो फ्रीज कर लिया जाता है कुर्बानी के गोश्त की तरह कि वो पता नहीं फिर कब इस्तेमाल होगा। तो ऐसा इंसाफ जो वक्त के ऊपर ना किया जाए उसको भी इंसाफ नहीं कहा जा सकता। 14 मई के जो इलेक्शन थे उस पर इलेक्शनों का ना होना, उसके ऊपर सोमोटो एक्शन, और उसके बाद जो अदलिया की तरफ से अब सिलसिला जिसे कहते हैं ना कि उसको डंग टपा पॉलिसी जो है वो टाइम गेन करने के लिए वो चल रही है। और उमर अता बंदियाल भी अब शायद इस ही ख्वाहिशमंद है कि वो इज्जत के साथ सितंबर तक जो है वो रिटायर्ड हो जाएं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह हो। लेकिन असल में हमारी जो कौम है या इस वक्त जो दौर चल रहा है 2023 का, ये रिटायरमेंट के बाद भी ये पीछा नहीं छोड़ता। जो आपने ऑन ड्यूटी जो किया होता है वो आपको रिटायरमेंट के बाद भी उसका कुछ ना कुछ काटना जरूर पड़ता है। और इसकी ताज़ा मिसाल अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो चल रही है हमारे साबका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की, जो पेरिस में एक सीढ़ियों पे बैठे हुए एक दरवाजे के सामने और उनसे कोई शख्स बदतमीजी कर रहा है। यकीनन काबिल मुजम्मत वो चीज़ है कि किसी की प्राइवेसी में इस तरह से मुदाखलत या इस तरह से बदतमीजी करना ये अखलाक के में भी नहीं है, और किसी भी मुल्क में ऐसी आज़ादी नहीं है कि किसी के ज़ाती मामलात में उसको इंटरफेयर किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये तारीख है कि आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को लंदन में या उनके घर के सामने इस किस्म की जो आवाज़ें कसी जाती हैं उसकी कुछ वजूहात भी हैं, और दोनों अतराफ में इस चीज़ों को लेना चाहिए। जो उसको उसमें रिसीव करने वाले हैं ऐसे रवैयों को, उनको भी सोचना चाहिए, या इस वक्त कम अज कम चलें वो उनका तो वक्त गुजर गया, जो उनका दौरे हुकूमत था या जो दौरे इक़्तिदार था या दौरे मुलाजमत था वो तो गुजर गया, वो इतना मायने नहीं रखता। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो इक़्तिदार में चाहे सियासी शख्सियात हैं चाहे कोई भी दौरान मुलाजमत, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपने आप को समझ रही हैं। तो उनको ऐसे वाकयात से जरूर सबक लेना चाहिए कि आया वो ऐसा कौन सा काम करें कि उनकी रिटायरमेंट के बाद, बल्कि ये तो एक वक्ती रिटायरमेंट है नाज़रीन, ये तो एक दुनिया का एक सिलसिला है कि आपने एक मखसूस उम्र में या मखसूस मुद्दत मुलाजमत के बाद आपने नौकरी छोड़नी है। एक अल्लाह ताला ने जब दुनिया छोड़ने के बाद जो उसका एक निज़ाम रखा है वो और ज्यादा कड़ा होगा कि आपने ये खल्के खुदा के लिए क्या ऐसे काम किए हैं कि खल्के खुदा आपसे राजी थी जब आप इस दुनिया से गए। वो तो एक बहुत ही, वहां पर तो कोई ना सिफारिश होगी, ना कोई आपको कोई छूट मिल सकेगी, ना किसी की पर्ची काम आएगी। खल्के खुदा आपसे राजी है, हकूकुल इबाद आपने पूरे किए हैं तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। आपने अल्लाह के अगर गुनाह किए हैं, हकूकुल्लाह में अगर कोई कमी बेशी है तो वो उसमें अल्लाह ताला माफ करेगा। ये तो बहुत ही कड़ा इम्तिहान है, ये तो अल्लाह करे हम इसमें कामयाब होने के लिए कोशिशें जारी रखें। लेकिन ये जो रिटायरमेंट के बाद के जो मामलात होते हैं कि फलां किसी को जूता पड़ गया, फलां किसी को गालियां पड़ गई, फलां किसी फैमिली गुजर रही थी, उसको जो है वो आवाम जो है वो कोई पसंदीदगी के इज़हार वो नहीं कर पा रहे,
तो ऐसी चीजों में जहां आवाम इस किस्म का रिएक्शन देती है तो उन रिएक्शन को वसूल करने वालों को भी इसका मैं समझता हूँ कि मुहासबा होना चाहिए, कुछ क्या मामलात रहे। और इस वक्त मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आऊंगा कि जो इक्तदार में हैं, जो इस वक्त मनसब पे बैठे हैं, कि जिनको एक इशारे पे चिड़िया जो बिल्कुल वो पर मारना छोड़ देती है, सकूत हो जाता है, मीडिया के ऊपर बात करना जो है वो बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाती है कि आप फलां बात नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, या कुछ इवन अभी पिछले दिनों एक हमारा मशहूर ज़माने किरदार है अजीजी का, सुहेल अहमद साहब जो किरदार अदा करते हैं, लाहौर में एक सेमिनार था, एक स्टेज के ऊपर एक बिल्ली घूम रही थी, तो उन्होंने इस जुमले में ही वो सारी मंजरकशी पेश कर दी कि देखें बिल्ली आजाद घूम रही है, लगता है कि इसने पीटीआई को छोड़ दिया है। तो ये एक ऐसा जुमला था। मैं चाहूंगा नाज़रीन की भी हमने बार बार कॉल काटना पड़ती है, कभी उनको कहना पड़ता है कि नहीं आप थोड़े से अच्छे अंदाज से बात कर लें। इस जुमले में कि जो सुहेल अहमद अजीजी ने जो बात की है कि बिल्ली आजाद घूम रही है, लगता है इसने पीटीआई छोड़ दी, इसमें सब कुछ आ गया। 9 मई से लेके आज तक या जो भी इस वक्त बेगुनाह पकड़े गए हुए हैं, वो सब कुछ इस जेस्चर में आ गया। उन्होंने कन्वे कर दिया, अपना मैसेज भेज दिया, अपना तंज के साथ उन्होंने सब कुछ मैं समझता हूँ कि अबूर कर लिया। तो ये चीजें हम जैसे लोगों को और जो व्यूवर हैं उनको भी सीखना चाहिए कि बिल्कुल सीधा एक ऐसा लफ्जी गोलाबारी शुरू कर देने कि जिससे शायद हम अखलाकी तौर पे भी बुरे माने जाएं और कानूनन भी कहीं ना कहीं शिकंजे में आ जाए। तो ऐसे हालात में हमने किस तरह से अपनी सोच को आगे बढ़ाना है, किस तरह से हमने अपने गम और गुस्सा का भी इजहार करना है, लेकिन कोई अमलाक को जलाकर नहीं, कि कोई मुजस्समों को हिलाकर या जलाकर या उनकी बेहुरमती करके नहीं। तो ये चीजें हमें सीखने की जरूरत है, जो अनवर मकसूद कर रहे हैं या और जो ऐसे बड़े अकाबरीन कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं दोबारा उस पॉइंट पे आऊंगा कि इस वक्त जो इक्तदार में है वो ये ना समझें कि वो इस वक्त अगर हर चीज के ऊपर खुदा न खासा वो अपने आप को कादिर समझ रहे हैं, तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा इस अपनी ज़ाहरी रिटायरमेंट के बाद भी, और जब वो जिंदगी से रिटायर हो जाएंगे तब तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। एक और जो खबर थी नाज़रीन कल की, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, साबिक पंजाब की सेहत की वजीर रही हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा था दहशतगर्दी का कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस में जलाओ घेराव में अहम किरदार अदा किया था। और एक फुटेज जरूर हमारा मीडिया वो दिखाता रहा कि जिसमें लोग उनको कह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ लिबर्टी से नहीं, हम कोर कमांडर हाउस जाते हैं, और यास्मीन राशिद कह रही हैं कि हाँ आप इकट्ठे होके जाएं। तो इस बारे में उनका डिफेंस यही था कि हमारा मकसद ये नहीं था कि वहां पर जाएं और फिर उनकी दीवारें पलांग के वहां पर आग लगाएं। बाहर एहतजाज करना किसी भी इमारत के सामने ये कोई नो गो एरिया नहीं था। और बकौल इमरान खान के जब उन्होंने अपने लीडर को देखा है कि उनको जो रेंजर्स गिरफ्तार कर रही हैं, तो फिर जो एहतजाज है वो भी उसी इदारे के अहम जो इमारतें वहां पर करना, इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है। और वो बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं। और मैं भी समझता हूँ कि इसमें मुझे फजल रहमान साहब का भी एक याद जब आ रहा था कि लॉन्ग मार्च जब इमरान खान के इक़्तिदार में वो उन्होंने एक पेशावर में तकरीर की थी, तो उन्होंने भी ये इंदिया दिया था कि हम अब जाके फैसला करेंगे कि हमने धरना रावलपिंडी में देना है कि इस्लामाबाद में देना है। तो रावलपिंडी में धरना देने का मकसद उनका भी यही था कि वो भी जीएचक्यू के सामने वो ये नजरिया रखते थे, आना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त उनका यही ख्याल था कि इमरान खान सिलेक्टेड हैं और उनको लाने वाले क्योंकि बाजवा साहब हैं, उस वक्त की जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी वो है। और इसका इजहार न सिर्फ वो बल्कि नवाज शरीफ साहब भी कर चुके, तो वो मुजाहरे के लिए भी वो चूज कर रहे थे कि शायद वो भी जीएचक्यू जाए। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन अफसोसनाक बात यकीनन वो अपनी जगह अटल मौजूद है। जहां भी हम ये तबसरा करते हैं, ऐसे हालात की बात करते हैं, तो ये एक पत्थर पे लकीर समझ लें कि हम इस चीज की तायद नहीं कर रहे होते कि जो वहां पर हुल्लड़बाजी की गई या जो वहां पे जलाओ घेराव किया गया। अभी भी हमारा यही मुतालबा होगा कि वहां पर किन लोगों की ड्यूटीज थी, वो 4-7 मील का जो रास्ता था उसमें उनको कैसे एक फ्री हैंड मिल गया कि वो जा रहे हैं और अपने तमाम जो उनके अज़ाइम थे उनको पूरा कर रहे हैं। किन किन लोगों की वजह से वो दरवाजे खुल गए, किन वजह से उनको आग लगा दी गई, और ये सारी ये अगर तफ्तीश होगी तो मैं समझता हूँ कि और बहुत ज्यादा हकायक हमारे
खुल के सामने आएंगे। वापस आते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई के ऊपर। उनके जो फैसला आया है, तो उन्होंने कहा कि ये जो शवाहिद है कि जलाओ घेराव में यास्मीन राशिद की कोई बीच में मुदाखलत या उनका किरदार नजर नहीं आ रहा। और दूसरी जो फुटेज हम अमूमन सोशल मीडिया पे तो देखते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि जो अहम जो चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वो नहीं दिखा पा रहे, उनकी बात मजबूरियां हैं इस वजह से। लेकिन उस फुटेज में यास्मीन राशिद या इवन इमरान खान की बहनें जो हैं वो भी ये बता रही हैं कि आप अंदर ना जाएं और इस किस्म की जो जलाओ घेराव है, तोड़ फोड़ है, वो ना करें। ये बाकायदा हम उनकी बात सुन सकते हैं। तो इसी रिहाई के बाद उनकी जिस्मानी रिहाई अभी भी नहीं हुई, मैं बताता चलूं नाज़रीन। उनको दोबारा किसी और केस में अंदर किया हुआ है, शायद 3 MPO के तहत, लेकिन कम से कम दहशतगर्दी का जो उनके ऊपर पर्चा था वो खत्म हो गया है। तो अब वो हैं शाह महमूद कुरैशी हैं या और दीगर जो रहनुमा हैं जिन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो कम से कम उनके ऊपर ये जो दहशतगर्दी का जो मामला था या फौजी अदालतों में मामला जाने का जो एक सिलसिला था वो शायद अब रुक जाए। तो इसी फैसले की बुनियाद पे इमरान खान ने कल खिताब करते हुए कहा है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो 9 मई का वाकया बाकायदा जमात की तरफ से कोई इसकी मंसूबाबंदी की थी, तो ये फैसला आना ये बिल्कुल उसकी नफी करता है। और इससे ये साबित होता है कि पीटीआई की जो अहम रुकन है पंजाब की, गालिबन वो एक नायब सदर हैं यास्मीन राशिद, तो इनके बरी होने की वजह से अब ये हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बरी हैं तो इसका मतलब है कि पीटीआई की तरफ से कोई ऐसे ऑफिशियली उनको अहकामात नहीं थे कि आपने वहां पे जलाओ घेराव करना है। तो ये एक पॉइंट जो है पीटीआई के हक में या इमरान खान के हक में आगे जा सकता है। और अब क्या मुस्तकबल होगा इमरान खान का, वो किस पर्चे में दोबारा धर लिए जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक पॉइंट पे और बात करके फिर आपकी कॉल्स और फिर मूसी भाई, ये सारा जो खेल खेला गया साल सवा साल से, जो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या उनकी जो जमात है नून लीग, उन्होंने क्या पाया है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा खसारे में इवन पीटीआई से भी ज्यादा इतनी तोड़ फोड़ हुई, इतने ज्यादा उनके अंदर से जो लोग हैं वो निकलवाए गए, जो भी हुआ। लेकिन इस वक्त फिर भी मैं समझता हूँ कि जो वोट बैंक है अभी भी डब्बे रखे जाएंगे अगर इलेक्शन के, तो पीटीआई के जो या इमरान खान के हमायती हैं वो इस वक्त की नून लीग से कम ज्यादा ही होंगे। नून लीग ने क्या पाया, उसने सियासी तौर पे भी अपना जो एक पहले से 1 साल पहले का जो उनका एक वजूद था उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने एक कमी मैं समझ रहा हूं कि महसूस की होगी। इस वक्त पंजाब में देख लें कि पीटीआई की इस तरह से तंजली के बाद या तोड़ फोड़ के बाद या मसनूई जो भी एक सिलसिला जारी है, आप देखें कि एक धड़ा जहांगीर तरीन की क़यादत में वहां पर नए जो भर्तियां हैं वो जारी हैं। चौधरी सरवर जो इस वक्त काफ लीग या मुस्लिम लीग चौधरी जो शुजात हुसैन साहब के जेर असर है उनके नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी कुछ पकड़ धकड़ कर रहे हैं, यानी सियासी रहनुमा कुछ उनकी छतरी पे जाके बैठ रहे हैं। कुछ और लोग जो हैं वो आजाद ग्रुप ऐसा बना रहे हैं कि वो आइंदा इलेक्शन में जीत कर कुछ अपनी वो से बनाने में कामयाब हो। हर जगह ये, और खुद पीपल्स पार्टी जो है, जरदारी साहब लाहौर में उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं, वो भी रोजाना पीपल्स पार्टी के मफलर जो हैं वो किसी ना किसी साहब का एमएनए एमपीए को पहना रहे हैं। तो सब पार्टियां, सब धड़े दोबारा वो नई तकोदो, नई एक सफ बंदी कर रही हैं आइंदा इलेक्शन के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो खसारा मुझे नजर आ रहा है वो नून लीग की जो सियासत है। हालांकि वो समझ रहे थे कि इमरान खान को हटाने के बाद उनके लिए मैदान खुला होगा, लेकिन उनके लिए मैदान खुला क्या, उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किलात होंगी। एक इमरान खान की लड़ने की बजाय अब दबे लफ्जों पीपल्स पार्टी से भी उनका मुकाबला है, जहांगीर तरीन से भी उनका मुकाबला है, और आजाद ग्रुप जो है या चौधरी शुजात ग्रुप जो है वो भी चाहेंगे कि वो बिल्कुल अलग थलग होके अपने 8-10 जितने भी हैं, क्योंकि आगे चल के अगर वो किसी और की कश्ती में सवार होंगे तो ज्यादा जो शेयर है वो उनको बरास्ता किसी और के मिलेगा। लेकिन अगर आप चंद ही अरकान लेकर आप आइंदा इलेक्शन में या आइंदा हुकूमत बनाने में कोई अपना किरदार अदा करेंगे तो डायरेक्टली आपको उस मुफाद में आपको एक बड़ा शेयर मिल सकता है, जो इस वक्त एमक्यूएम उससे लुत्फानंदोज हो रही है, बाप पार्टी हो रही है। तो ये चीजें सब आइंदा सियासतदान जो है वो
अपना एक प्लान बनाए हुए हैं, जिस प्लान में इस वक्त नून लीग हमें काफी पीछे नजर आ रही है। नाज़रीन, आपकी कॉल्स आ रही हैं हर जगह, मोबाइल नंबर पे भी और लाइन नंबर पे भी, लेकिन सबसे पहले जो हालात हाजरा पर बात हुई है, आगा सैयद अली मूसवी बात करना है। जी मूसवी भाई। जी फारूक भाई, देखिए अब इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से अपील की जा रही है लोगों के साथ कि भाई वो अगर एहतजाज है तो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, और जो सरकारी इमलाक हैं वो तो आपकी अपनी आपके टैक्स के पैसों से बनी है ना, वो चाहे मेट्रो स्टेशन हो या सरकारी रिहाइश गाहें हो या हमारे शहदा के मुजस्सिम हो, ये तमाम चीज़ें चाहे उसमें हेरिटेज साइट्स हों, ये सब आपके ये आपका अपना कौमी विरसा है, ये सब आपका अपना है। तो जिस तरह से लोगों से अपील की जा रही है उसी तरह से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनको भी एक देखना चाहिए कि वो काम जो पाकिस्तान के मफाद में हो इस वक्त वो किया जाए। पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट होने की कगार के ऊपर है, और बाज़ लोगों का कहना यह है कि डिफॉल्ट गैर एलामिया के सरकारी एलामिया के मुताबिक हो चुका है, और अगर मतलब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो जहाँ ये सूरत हाल है, इस पे मैंने अभी ये खबर शेयर की कि बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ, और जिसको हम टका कहकर पाकिस्तान में उसका मजाक उड़ाया जाता था कि टके टके कर, समझे ना, मतलब ये होता है कि आज वो टका जो है वो 2.66 का हो गया, और हमारा तो रुपया कहाँ पे खड़ा है, हिंदुस्तान का रुपया कहाँ खड़ा है, हम कहाँ पे खड़े हैं। तो ये तमाम चीजें हमने इन चीजों पे जो जो चीजें फोकस करने की थी उसको आउट ऑफ फोकस की हुई है, उसको ब्लर किया हुआ है। और कुर्सी पर कौन चिमटा रहेगा, कौन बैठा रहेगा, इससे पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। अब इसके अंदर कितनी सियासत कर ली जाए, कितनी पार्टियां तोड़ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर ली जाए, एमकेएम के बाद एमकेएम हकीकी बनी और उसके 3-4 धड़े और हुए, उससे हासिल उसूल क्या हुआ। तो बात यह है कि जो सही एक बात। मसनूई जो पार्टीज होती हैं उसमें लोग छतरी में जाते हैं बचने के लिए, मगर आज भी जैसे आपने कहा कि अगर अभी इलेक्शन किए जाएं और इंसाफ के साथ कर दी जाए, मुनसिफाना कर दी जाए, तो अभी भी वोट बैंक इमरान खान की झोली में जाके गिर जाएगा। तो लोगों का कहना यही है, लोगों की राय यही है। अब इसके मतलब अब इन तमाम चीजों को जब हम देखते हैं और बहुत ही करीब से और देखते हैं और मूसवी इन भाई, चीजों इसमें भी देखे ना कि मजबूरी होगी लोगों के पास, और कोई ऑप्शन जब वो देखेंगे कि इमरान खान के मद्दे मुकाबल कौन लोग हैं, तो फिर उनको यही मामला एक ज्यादा इमरान खान की फेवर में जाता है। हालांकि उनकी बहसत वजीर आजम या जो उन्होंने साल सवा साल में ब्लंडर्स किए हैं, वो कोई शायद ही सियासी बसीरत रखने वाला ऐसा करता, लेकिन अवाम इस वजह से अभी भी उनसे ये उम्मीद लगाई रखी है कि चले चले, इनसे सियासी गलतियां तो हुई हैं या जो भी कुछ मामलात हैं दूसरों से वो बेहतर है, तो ये अभी तक मार्जिन उनके लिए चल रहा है। तो जी मुझे। जो भी है, जो भी है, अब हम देखें, अब ये इसमें तो जितनी पॉलिटिक्स करते जाएंगे वो आगे जो है वो अबवाब खुलते जाएंगे और उसके अंदर ये सारे मामले आएंगे। असल जो इस वक्त हमारा हदफ होना चाहिए, क्योंकि हम एक जो हमारी जियोपॉलिटिकल जो हमारी सूरत हाल है, जो हमारी लोकेशन है, हम उससे कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं, ना हम तजारती फायदा उठा रहे हैं, ना उससे सियासी फायदा उठा रहे हैं। हमने उठाया भी तो अफगान वॉर के लिए, जब उसको कैश किया तो वो सारा क्लैशनकोफ कल्चर, हीरोइन कल्चर, असला, बम धमाके, खुदकश हमने पाकिस्तान के अंदर ले लिए। हमने जो है वो मतलब कश्मीर के हवाले से हमारा कोई स्टैंड इसके ऊपर वाज़ेह और जानदार नहीं है। हमारा गिलगित-बिल्तिस्तान के ऊपर स्टैंड जो है वो हमारा वाज़ेह जानदार नहीं है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? हमारी माशी सूरत-ए-हाल हर गुज़रते हुए दिन के साथ, हर गुज़रते हुए लहज़े के साथ गिरती चली जा रही है। जिन जिन सतूर पे काम करना चाहिए, जिन पॉइंट्स पे काम करना चाहिए, वो जो है वो बदकिस्मती से इस वक़्त जो है वो आउट ऑफ फोकस हुए हुए हैं, उसको ब्लर किया हुआ है बिल्कुल। और हम जो है वो सामने पोर्ट्रे कुछ और कर रहे हैं, हमारे मसाइल कुछ और हैं। जो हमारे मसाइल हैं, अगर बिल्कुल उसकी सही, तरफ तवज्जो हो तो तमाम चीज़ें सुधर सकती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, कॉल्स का आगाज करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। भाई। आगा भाई, बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत का सलाम आप दोनों जी को। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और ऐसे ही करते रहें। आप भी आमीन। पूरा वीक इंतजार करते हैं कि मंडे आएगा, सारे काम छोड़ के दोनों भाइयों की जगह बैठते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई, सिंपल सी 2-3 बातें करूंगा। ये जो इल्म रखते हैं ना दुनिया में, उनके लिए बातें हैं, जो इल्म नहीं रखते उनके लिए नहीं है। सच्ची बात है। बहुत कुछ देखा है, पूरी लाइफ देखा है पाकिस्तान को मैंने। आपने पैट को भी देखा है, 1965 भी आपने देख लिया है, 1971 भी देख लिया है, सही। और क्या करिए, कारगिल भी आपने देख लिया है। जी। बदकिस्मती से मुझे समझ नहीं आ रही
हम्म, सच्ची बात कर रहा हूँ मैं, ना फौज के खिलाफ हूँ, ना पाकिस्तान जो अदारे इसको चलाते हैं उनके खिलाफ हूँ। सही। मुझे ये समझ नहीं आज तक आई कि आप 7th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, सही। आपके पास एक नवाज शरीफ, एक जरदारी और एक मौलाना फजल मां, जो आप इसको डील नहीं कर पाते। अल्लाह ने हमें ये न्यूक्लियर तो दे दिया कि डिफेंड योरसेल्फ, कि कुछ अच्छे लोग थे उस जमाने में जिन्होंने हमें अपने बचाव के लिए कुछ ये बड़ी कुर्बानियां दे के अपना आप बना दिया। मगर क्या बात है, इन तीनों से जान क्यों नहीं हम छुटा सकते? तो एक और मैं बात कहने जा रहा हूँ, हाँ जी, गौर से जरा सुनना। जी जी। ये जो स्टैचू है, स्टैचू को क्या कहते हैं, होता है ये क्या है, मुझे नहीं पता है इस्लाम में क्या इसकी डेफिनेशन है। आप ठीक। बताते हैं, आप उससे ज्यादा शायद पढ़े लिखे हो। एक यादगार है, इस्लामी तो नहीं हर जगह। जी। जेल दे दो आप। हम्म, यार मेरी बात गौर से जरा सुना। दिस इज पाकिस्तान मेड एज रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें स्टैचू की बात नहीं है कि इसने किसको स्टैचू को डंडा मार दिया उसे लाइफ जेल दे दो। यार आप कश्मीर की बात करें, 375 उसने कैंसिल किया मोदी ने। कश्मीर को इन द वर्ल्ड बिगेस्ट जेल लोग करार देते हैं। तो आप इस वक्त मुझे सिर्फ दोनों भाई बता दें कि पाकिस्तान को फिक्स्ड जेल इन द वर्ल्ड करार देंगे कि नहीं देंगे? सही है भाई। और उन्होंने जो लॉ लेके आए हैं कि हम लोग जो पूरी लाइफ मेहनत कर करके अपने पाकिस्तान के लिए पैसा बेचा कुर्बानियां दी, अगर हमने बात करनी है सच पे तो हम पे पर्चा हो, हमारे दोस्तों के आप जैसे भाइयों के पे पर्चा हो जो हक सच की बात करते हैं, जो मेहनत करके हमें हमारा दिल बुलाते हैं। आप ये चैनल चलाते हैं, हमें खुशी होती है कि कुछ हक सच बात करने वाला है। क्या हमारी भी बात, वो हमारा भी वो गला बंद करना चाहते हैं कि फलां आदमी ने ये कहा, आर्मी के खिलाफ मुझे पर्चा दे दो? यार ये कहाँ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, मुझे नहीं पता। आप दोनों वो नजरिए से देख कर दुनिया को देखो इस वक्त क्या है पाकिस्तान को, ये क्या कर रहे हैं। सही है सर। एक और कॉलर भी आ गए, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मेहरबानी। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अलैकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। जी बात करें। मुझे ना आपसे मुझे आपसे ना वाली मौसवी भाई का नंबर चाहिए था, व्हाट्सएप नंबर ना उनका। जरूर जरूर, आप इसी नंबर पे प्रोग्राम के बाद आप टेक्स्ट कर दें तो मैं मूसी साहब की इजाजत से आपको नंबर भेज दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी जी, आपको नंबर मिल जाएगा। मैं एक और कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Is it possible to speak to Mr. Farouk? Yes, you are online. Hi there, sir. I'm calling from Sky Mobile. How are you doing today? Oh, sorry. इस वक्त ऑन एयर है हम और लाइव प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो कुछ सरकारी यहाँ पे भी कॉल्स आ गई, माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मैं एक दो पॉइंट मेरे प्लीज। जी जी। देखें कि जो आज अवाम की हालत है कि आटे के लिए अवाम तरस रहे हैं। सही बात। कारोबार सारे ब्लॉक कर हुए, मतलब कि हर कोई जो है वो न कारोबार कर सकता है, वो भी रो रहे हैं। मिडिल क्लास तो इन्होंने बिल्कुल खत्म ही कर दी है। सही बात। तो इनकी जो पॉलिटिकल वार है, ये जो दूसरे कई फिरकों के लोग हैं वो पाकिस्तान में अपने मकासद को पूरा कर रहे हैं। जब वो कमजोरी आती है ना तो कहते हैं कि वो सारी बीमारियां जो है वो जिस्म जब कमजोर होता है ना तो वो सारी हमला इकट्ठे करती है। सही है। ये लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेट कर रहे हैं, वो इस वक्त बहुत तेजी से अपने मकासद को हासिल करना चाहते हैं। जी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इमरान खान पाकिस्तान तो नहीं है। अगर इस वक्त वो मुल्क के लिए जो टीम है उनके पास, कौन सा ऐसा उनके टीम में है जो आपको ऊपर लेके जाएगा? बल्कि टीम ने खुद बता दिया कि हम इस काबिल नहीं, ना उसके साथ चलने के और ना ही पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, वो इतनी कमजोर टीम जाहिर है वो इधर उधर
से भागे हुए लोग सही। जितने पाकिस्तान को चला रहे थे, और जिस तरीके से 3 साल में जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को चलाया, तो वो तो सबके सामने है। लेकिन हम एक जो हमारे पास अदारा है जनरल आसिम मुनीर में क्या खामी है जो उसके पीछे पड़ गए हैं, उसको सही। एक आर्मी चीफ के पीछे पड़ गए हैं। खुदा के लिए इंसाफ करो, आप लोग इंसाफ के चैंपियन बनते हैं जो लोग, और कहते हैं कि हम तो हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम तो इंसाफ के चैंपियन हैं। तो इंसाफ से वो अपने एजेंडा को फिल करो पाकिस्तान को कमजोर करके। और मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से अभी मैं पाकिस्तान से होकर आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि जो पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना चाहते हैं, वो इतनी मजबूती से और अपने आप को वो कर रहे हैं, जो इमरान खान के साथ भी है और फौज में भी है, और इधर उधर लगा रहे हैं और अपने मकासद को हासिल करना चाहते हैं। तो ये तो मुनाफिकों वाली बात, इतनी लो और इतनी चीप हरकतें करना। हम तो बल्कि मुतालबा बहन होना चाहिए कि इस वक्त जो सियासतदान है वो इस काबिल नहीं है, तो क्या ये अच्छी बात है आसिम मुनीर साहब खुद आके जजिस भी उनको मैं ये नहीं कहती कि वो खुद अपनी हुकूमत, वो अच्छे लोगों को अपॉइंट करके तो हुकूमत तो बना सकते हैं ना, कोई मुश्किल काम नहीं अपॉइंट तो पहले अब पास में देखे बाजवा साहब ने इमरान खान को अपॉइंट किया था, वो कोई फायदा नहीं हो पाया ना बहन। फारूक भाई सवाल उठाए किसको आना चाहिए था, बात क्लियर हो। ठीक है, मतलब कि हर जनरल जो है वो सेम तो नहीं होता। बाजवा साहब को वो तो हाथों में दूसरों के खेल रहे थे। अच्छा चले, नहीं खेल रहे थे, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं ना करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ। तो क्या होना क्या चाहिए, थोड़ा बता देना किसको आना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि इमरान खान नहीं आए क्योंकि ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन इस इन हालात में पाकिस्तान में वो आके भी उनके पास टीम नहीं है, उनके पास वर्कर नहीं है। वही शाह महमूद कुरैशी जो पीपल पार्टी के चैंपियन थे पहले, सही, अब वही भागे हुए इधर उधर से। और उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, यही तो मैंने कहा ना कि फिर तो वही ऑप्शन बचता है जो मैंने गुजारिश की है। आपके ख्याल में फिर क्या? ये है कि ये मीडिया वाले खुदा के लिए उन पाकिस्तानियों का भी सोचे, जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम में मुझे नहीं बहन, आप मीडिया के जरिए ही आप मैसेज देना। मीडिया आप देखें, वो वाला मीडिया हमारा तो है नहीं कि वन साइडेड जो बात करे। मीडिया तो ये इसलिए हम कॉल्स खोलते हैं ताकि आप अपनी सोच जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, और आप अपना बताएं ना अपना करने देता है। तो वो जब तक राना सनाउल्लाह की सुबह से शाम तक पूजा होती है, उसकी होती है, भगवान बनाए हुए हैं सियासी पार्टियों के भगवान, तो वही इनको फंडिंग करते हैं। वो सुबह से शाम तक उनकी पूजा होती है, उनका सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले। लेकिन क्या होना चाहिए वो अभी आपको भी नहीं सही मानों में पता, या आप अभी नहीं बता सकती? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया जो है वो पाकिस्तान की बात करे ना, पाकिस्तानियों की बात करे, और सियासतदानों का एजेंडे के ऊपर वो हुकूमत करेगा ना। चले, आपका पॉइंट आ गया बहन, आपका पॉइंट आ गया। मैंने तो कोशिश की कोई मीडिया के ही जरिए आप कौम से खिताब करी थी इस वक्त, तो आप अपना बताएं ना कि आपके पास क्या एक प्लान है या आप क्या कर सकती हैं। जी मूसी साहब, अगर कुछ इस कॉल्स पर कहना चाहें फिर मैं नेक्स्ट कॉल लूंगा। मतलब देखिए, ओपन प्लेटफॉर्म है, इसलिए है कि आप आकर अपनी राय दें, ये नहीं कि आप खुद कंफ्यूज हो। और मतलब अगर इमरान खान सही नहीं है तो कौन सही है, अगर वो सही नहीं है तो कौन, मतलब कोई हो, भले जो है वो किसी भी, मतलब आपकी अपनी चॉइस है ना। मतलब आप शायद नवाज शरीफ साहब को कहें, आप जरदारी साहब के लिए कहें, आप इमरान खान साहब के लिए कहें, आप किसी के लिए कहें, XYZ, कोई राय तो हो ना। ये भी गलत, वो भी गलत, तो फिर कौन करेगा? किसी ने तो हुकूमत में बैठना है ना बिलाखिर। जी हाँ, और मेरी तो यही राय है ना मूसी भाई कि अब ये देखे, इलेक्शन का मामला हो, कोई मामला हो, हर चीज जो है वो गैर आईनी हो रही है इस वक्त जो सूरत हाल है। तो क्या ही अच्छी बात है, ये 400-500 लोग, ये दोबारा सर्कस लगे, ये मंडी मवेशियां दोबारा, अब ये उधर ग्रुप बना। हम इस ग्रुप बाजी से अब पहले भी ऐसे धड़ेबाजी हो चुकी है, कहां 85 से गैर जमाती इलेक्शन से लेके आज तक हम ये सारा कुछ हो रहा है। तो अगर हमारे मुक्तदर हल्के जो मुल्क को सही मानों में समझते हैं कि वो ज्यादा बेहतर चला सकते हैं, तो वो भी आ जाए, अवाम आमीन कहेगी, अवाम तो इस पे खुद हम मिठाइयां बांटेंगे, इस चीज में तो कोई बात नहीं है। अगर हमारा मुल्क आगे चलता हुआ नजर आएगा
تو सबसे अच्छी बात है, हम कोई इसमें थोड़ी कि अब उनके पास कोई जादू की छड़ी होगी जो सियासतदान है, वो तो अपने पेट भरेंगे। तो एक और कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम अफजाल साहब, शुक्रिया। बात ये थी कारगिल के शहीदों पर हुकूमती गैरतमंद बड़े मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सही। बगैर वीजे के शादियों दावतों में शहीद करने वाले जब आ जाएं तो गैरतमंदों की गैरत तबरक खा के सोई होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत गड़मड़ रहा सिलसिला। कभी वही बात, इन्होंने मोदी साहब का दौरा पाकिस्तान और वो उस वक्त के हालात पे बात की, बल्कि उससे पहले जब मुशर्रफ आर्मी चीफ साहब थे और वाजपेयी साहब आए, उस वक्त भी अनबन हुई, और उसके बाद फिर कारगिल हुआ, और किस तरह से नवाज शरीफ ने कहा कि मुशर्रफ ने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। और ये अजीब और गरीब, हम वही बात के किसी सियासी जमात को हम अगर उसका पास देखें, वो उसको समझ नहीं आती कि वो किस जगह पे थी। हमारी इवन एस्टेब्लिशमेंट की वो जो चॉइस है, अगर कोई सिलेक्टेड एक बार हुआ, वो उसको ऐसा भगाया कि वो कहा गया ये मुल्क दुश्मन, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। दोबारा उनको एनआरओ इस वक्त दिया, ऐसा झाड़ पहुंच के रखा कि इनसे ज्यादा मुहिब वतन कोई है ही नहीं। अब यही टाइम पीटीआई पे चल रहा है कि सबसे बड़े गद्दार हैं ही ये लोग। तो हमें समझ नहीं आती कि किस बात पे कैसे तबसरा किया जाए। हम तो अब यही सोच सकते हैं कि बस या अल्लाह कुछ भी हो जाए, आप जैसे राइट हैंड ड्राइव करें, लेफ्ट हैंड ड्राइव करें, या पिछली सीट पे बैठ के ड्राइव करें, हमें गाड़ी तो तरक्की की तरफ जाती हुए नजर आए ना मुल्क की, हम आगे तो बढ़ते हुए नजर आए, हमें कोई गहरे खड़ में तो ना गिरा दें। बस हमारी तो यही तमन्ना है। जी मुझसे सर। नहीं, देखिए, मैं फिर वही वाली बात कहूंगा कि मतलब किसी भी चीज को जब बात की जाए तो पूरे उसके सियाको सबाक के साथ बात की जाए। मतलब अगर मैं खुद कंफ्यूज हूं और बैठ जाऊं राय देने के लिए, तो मतलब एक अजीब सी बात है ना ये। मतलब मैं नहीं कहना चाहता कि एक इंसान मतलब खुद एक चीज को क्लियर नहीं है, तो फिर उस पर राय देने सही का बात। क्या मतलब क्या सेंस बनता है। आप बल्कि फिर तो बेशक बात इंतजार करे गलत हो बंदा। जी दूसरे हाँ। के नजदीक बेशक बात गलत हो, मगर आपके नजदीक तो वो सही हो ना, ताकि आप उसके ऊपर पूरे उसके सियाको सबाक के साथ बात करें। वो ठीक है, वो रद्द कर दी जाए या उसके ऊपर काउंटर नैरेटिव दूसरे का आ जाए, उसके ऊपर डायलॉग हो और उसमें वो बात गलत साबित हो जाए, वो एक अलग बात है, आपकी राय मुस्तहकम हो। अब हर एक को रिजेक्ट कर देना फला, ये मतलब पाकिस्तान में मेरी समझ में नहीं आता। आया उसको आप डेमोक्रेटिक सिस्टम कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे? क्या जमहूरियत ये होती है? ये जमहूरियत की शक्ल है कि क्या है? मतलब उसको मतलब वो किधर लेके जाना चाहते हैं? मैं तो फिर वही बात कर रहा हूँ, मैं सियासत पे मतलब ये एक ऐसी उलझी बात है, मैं इस पे बात करना ही नहीं चाहता। मैं इस पे बात करना नहीं चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ कि फर्स्ट बिल्कुल पाकिस्तान सही, कि बिल्कुल सही। पाकिस्तान कहाँ जा रहा है और कहाँ खड़ा है, इस पे फोकस करना चाहिए। वो उसको गहरी जी हाँ, जी हाँ। खाई में फेंका और जाता है मौसी भाई, इस मतलब। वक्त दुनिया में देखे ना चले, हमारा कोई ना कोई निजाम तो हो, जमहूरियत वाला हो, आमरीत वाला हो, बादशाह हो, कुछ भी हो, बिल्कुल वो हो। अवाम को कुछ ना कुछ रोटी दो वक्त की शायद वहां पे मिल रही होगी। जंगल में भी शायद कोई जो है, वहां पर कोई भी निजाम हालांकि नहीं है, लेकिन वहां पे भी च्यूटी को भी कोई ना कोई कोई चीज उसको मिल रही होगी। लेकिन क्या एग्जैक्टली। पाकिस्तानियों का ये कसूर है कि वो आधी से ज्यादा आबादी उनके पास खाने की रोटी ना हो, और उनको उनके मुस्तकबिल का पता ना हो, लोग दरियाओं समंदरों एग्रीकल्चर में लैंड, बह के मुल्क से निकलने को हाँ, एग्रीकल्चर और लैंड, इतनी बेहतरीन। जी हाँ। एक कॉल ले लूं एग्रीकल्चर फिर इस पर लैंड। बात आगे। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। फरूक भाई, या तो हम लोग हदीस को फॉलो कर लें या हम लोग इस दुनिया को फॉलो कर लें। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस सदी में जो मुसलमान होंगे उनके दिल में कुरान पाक होगा, वो कुरान हिफ्ज़ होंगे, मगर वो मुसलमान नहीं होंगे। या ठीक। तो मुझे ये कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ, सही। या अली मदद जो ये बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, या तो इन्हें आप लोग कहें कि ये गलत है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। अच्छी बात। ये दुरुस्त हदीसों की मैं बातें कर रहा हूँ मेरे भाई को, ठीक कि ये ठीक। हम मुसलमानों के साथ ऐसा होगा कि ये मेरी चार इकाइयां हैं, चार इकाइयां आपकी नजर में और मेरी नजर में जो पढ़े लिखे लोग हैं,
अगर आर्मी चाहे तो ये मुल्क 1 महीने में, हेलो, जी जी हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। 1 महीने में दुरुस्त हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? हम्म, सब जिस जज बैठे, जितने भी आपके पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नजरसानी करे पाकिस्तान के इमेज पे, पाकिस्तान के बारे में सोचें। हम्म, आर्मी चीफ बैठे, जितने आपके थिंक टैंक में बैठे, इन इन जितने भी सियासी झूठे लोग अपने मकसद के लिए पाकिस्तान को चलाने आते हैं, इन्हें तरक करें, मुल्क को 10 साल के लिए चलाएं। सही। तो अगर सबीलिल्लाह, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हदीस कहते हैं अपनी सबीलिल्लाह, या जो अगर हजरत अली को मानने वाले हैं, ये सबीलिल्लाह, जैसे उन्होंने जंग में फतेह पाई, हजरत अली शेर अफ्तार खिलाया, क्यों खिलाया? वो भी एक वो अपनी झाक करके अपना सब कुछ छोड़ के दुनिया में सही सर। अपने मुसलमानों के लिए बचाव के लिए सारा कुछ जो लड़ते थे, काफिरों से लड़ते थे। अभी पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत है। 10 साल किसी की ना सुने, ना बाहरले मुल्कों की सुने, ना इन सियासियों की सुने, इन्हें तरक करे। ठीक है, बिल्कुल सही जी, आपको पॉइंट आया। और नाज़रीन, आप भी जरूर हमारी बात सुन रहे हैं, दीगर कॉलर्स की बात सुन रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नंबर हैं, आप भी दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो आप भी बात कर सकते हैं। एक और कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फरूक भाई, मैं नवाज भट्ट आपका बैगस कर रहा हूँ। जी मोहतरम भट्ट साहब, शुक्रिया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आगा अली मसीह उनकी शुरू इस्लामिया अकीदत। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कॉलर वगैरह। तो बात यह है कि हमें भी अपनी जज्बात निकालने हैं, जो जुल्म सतम हो रहा है पाकिस्तान में, जी बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे। अल्लाह तो जानते दिख रहा है ना सारा कुछ जो कुछ कर रहे हैं। सही, करप्ट हुकूमत है, बिल्कुल ठीक। की सियासी और माशी सूरत हाल भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, दिन ब दिन, रोज बरोज। सही। और गुर्बत में मजीद इजाफा हो रहा है। कोई बताए हमें इसका कसूरवार कौन है? ठीक, सिर्फ और सिर्फ मुल्क में खुद साता सियासी करप्ट लीडरान। सही। अल्लाह को आया है कि सच बात करनी है, जो मेरे मौला काज ने बताई, मैं सच बन चाहे जो मर्जी हो जाए। जिन्होंने सरेआम पाकिस्तानी आइन की पासदारी नहीं की, इन करप्ट हुकूमत ने और खिलाफ वर्दी की, और इस वक्त मुल्क बगैर कानून आइन के चल रहा है। बिल्कुल सही। सिर्फ लॉलेसनेस है और जंगल का कानून चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, हमारे काज़म पे पाकिस्तान रहमतुल्लाह के पाकिस्तान पर रहम करे। आमीन। इनको बस मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हिदायत के साथ साथ उनको सबक सिखाए बस। तो हालत सियासी पार्टी के वर्करों की सुबह शाम गिरफ्तारियां कर रहे हैं, खवातीन की बेगमती कर रहे हैं। क्या इसे जमहूरियत कहते हैं फरूक भाई? पार्लियामेंट हो या सेनेट, अपोजिशन का वजूद तक नहीं, खुद ही करारदाद पेश की और खुद ही पास कर ली। ठीक है, इस कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान पर रहम कीजिएगा। मौजूदा करप्ट और गैर मुंतखब अबूरी गैर मुंतखब हुकूमत पूरी दुनिया के सामने मजाक बनी हुई है। तो लोग मजाक करते हैं, और जो हुकूमत के अरकान है, लंदन में हो चोर, एयरपोर्ट पे हो चोर, पाकिस्तान में हो चोर, ये इनकी जिंदगी है। लानत है, लानत इनकी जिंदगी पे है। इनकी जो अरबों के पैसे जिन्होंने गायब किए हैं लोग, सारे गरीब लोगों के। ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। पेरिस से आप बात कर रहे थे, लेकिन पेरिस में क्या हुआ शायद आप उससे वाकिफ नहीं थे, तो अच्छी बात है आपने उसमें बात नहीं की। मैं एक और कॉलर शामिल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, आपको और आपके तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। जी मेहरबानी। नदीम कैसे साहब, चौधरी साहब? हेलो जी हम सुन रहे हैं, बात करें सर। जी फारूक भाई, गुजारिश ये है कि मुझे जो सूरत मजीद अबतर से अबतर होती जा रही है, और इसकी जो मुज़म्मरात है वो उसमें जो भी शख्स कसूरवार है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, भले वो कोई भी हो। मुजस्समे जो है वो अगर उनको पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो तो बैसियत मुसलमान होने के नाते हम लोग उसको बुरा समझते हैं। लेकिन जो यादगारें होती हैं वो कौमों का तशख़्ख़ुस होती हैं, उनको तबाह करना उनके लिए इतनी जो है ना वो उसकी सजा है। सही। अगर जो लोग इसको कंडम्ड नहीं करते तो फिर ठीक है,
جو پرچم ہوتا ہے وہ ایک کپڑا ہوتا ہے، یہ جھنڈا جو ہوتا ہے وہ ایک کپڑا ہوتا ہے. ماضی میں اگر الطاف حسین نے یا بہت سارے لوگوں نے پاکستان کے پرچم جلائے تو پھر یہی سمجھ لیجیے کہ انہوں نے ایک کپڑا جلایا، پھر ان کو بھی صحیح سزا سے مبرہ کیا جائے. لہذا بات یہ ہے کہ یہ چند چیزیں جو ہوتی ہیں یہ قوموں کی عزت و تکریم کی نشانیاں ہوتی ہیں. جس طرح کہ ہم بڑے ولولے جوش اور تنتنے کے ساتھ ہم اس پھریرے کو جو مولا عباس کے انعام کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہم اس کو کیوں اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں کہ وہ حضرت امام حسین کا، وہ ان کے لشکر کا ایک ایسا پرچم تھا کہ جو کرتی دنیا تک وہ پھریرا لہراتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس کی تکریم واجب ہے. لہٰذا اسی طرح جو قوموں کے جو ہیروز ہوتے ہیں ان کے جو مجسمے ہوتے ہیں وہ نشانیوں کے طور پہ ہوتے ہیں، ان کی عزت واجب ہوتی ہے. ٹھیک. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے، یاسمین راشد صاحبہ کو دہشت گردی کا جو مقدمہ اسے فارغ نہیں کیا گیا. کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا، گورنمنٹ اس کے اگینسٹ اس اپیل میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مزید ایویڈنس لے کر اس کے آگے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اس پہ. اب تیسری ایک بات ہے، شاید آپ کے معلومات میں ہو یا باقی دیکھتے ہیں سننے والوں کے بعد میں، کہ مراد سعید صاحب جو ہے نا وہ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں یا بس. ٹھیک. پر اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ بیسیکلی جب یہ معاملہ چلا تھا تو اس وقت ایک بہت بڑی سازش کا انکشاف ہوا ہے کہ میاں والی ایئر بیس پر 8 طیارے اس وقت کھڑے تھے، تو ان کو جلانے کی ایک کوشش کی گئی. اس کے لیے ایک سازش تیار کی گئی، اس میں مراد سعید صاحب اس میں پیش تھے. وہ سازش بے نقاب ہو چکی ہے. اور اس میں پرویز خٹک کی آسد کیسر تو نہیں تھے اس میں کوئی، یا اور کچھ لوگ تو ایسے جس کا نام تھا وہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں سارے، تو وہ بھی چیز نہیں سمجھ آتی. جب ہم کہتے تھے، میں نے آپ کے مختلف پروگرامز میں نے ڈیبیٹ کیا اس بات کے اوپر کہ پرویز خٹک پر جب ہیلی کاپٹر کیس اور مالن جبا کیس تھا تو اس والے تمام لوگ بھی کہتے جی نہیں جی وہ تو پاک صاف ہے. تو اب اگر وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اب ان پر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں، ضرور. نہیں سر ندیم صاحب، اس پہ ہمیں چھوڑ کے جانے میں ہم پاکستان کو کیا فائدہ؟ اگر وہ پاک صاف نہیں ہے تو ان سے پیسہ نکلوائیں سر. ان سے یہ کیا ایک پریس کانفرنس کی اور وہ پاک صاف ہو گئی، یہی تو رونا ہے. جو جنہوں نے بے حرمتی کی ہے، مجسموں کی جلاؤ گھراؤ کیا ہے، ان کو قرار واقعی سزا دیں. اور جس نے پریس کانفرنس کر لی اس کو اللہ اللہ خیر صلاح. یہ عجیب ہمیں سمجھ سے باہر ہے. اس میں نہیں سمجھ سے باہر کی والی کوئی بات نہیں، ایک منطقی چیز ہے جناب کہ ان لوگوں وہ اس سے اپنے جرائم سے بری زمانی ہوں گے. ٹھیک ہے، آلریڈی طور پر کورٹ میں کیسز ہیں ان کے، وہ اپنے وقت پر سامنے آئیں گے. ان کو اگر وہ چھوڑا جائے، یہ حکومت کی بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. سر وہ تو چھوڑا ہے. دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہوں. اب دیکھیں فواد چودھری جو ہے وہ اس نے جان بچائی، اسلام آباد کورٹ کے حدود میں جا کے اس نے مرتے ہوئے جان بچائی. لیکن وہ کیا طاقتیں ہیں کہ وہ اگلے 2 دن کے بعد پھر وہ شاہمود قریشی سے جیل میں ملنے جا رہا ہے. تو وہ اتنا زیادہ اتنا پاورفل ہو گیا، اتنا زیادہ وہ بااختیار ہو گیا کہ وہ جوڑ توڑ میں اپنا کردار ادا کرے، جس نے کہا کہ میں بریک لے رہا ہوں. تو یہ اب 2023 ہے نا سر، یہ 77 والا دور تو ہے نہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دے دی، لٹکا بھی دیا اور پھر کہا گیا کہ نہیں جی یہ آپ چلیں آگے بڑھیں. تو یہ معاملہ ہے اب تھوڑا سا اس میں ٹھیک ہے سیاسی طور پہ اگر کچھ سیاسی جماعتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ اٹھائیں، لیکن کل کلاں ان کی بھی باری آ سکتی ہے خدا نخواستہ. تو اس میں تھوڑا سا جیسے آپ ہی کے کچھ لیڈرز صحیح حق سچ بات کر رہے ہیں تو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے جناب، اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو. دیکھیں ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ میں پرزور طور پر کنڈم کرتا ہوں اس بات کو کہ جو کنگز پارٹی ہے نا وہ کبھی نہیں بننی چاہیے. پاکستان کی بیسیکلی کمزوری کی وجہ یہی ہے کہ کنگز پارٹی کو نہیں بننا چاہیے. ابھی کچھ کالرز بھی کچھ بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ کبھی آپ سکندر مرزا کو لے آتے ہیں،
کبھی آپ معین قریشی کو لے آتے ہیں, کبھی آپ شوکت عزیز کو لے آتے ہیں جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اس عوام نے ان کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے. ظاہر ہے اس عوام کو بھی سمجھنا چاہیے نا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں کیا کریں. کبھی یہ اس کے ضیاء الحق کے ریفرینڈم کو یہ اس میں ووٹیں ڈالنے چلے جاتے ہیں, اسی ریفرینڈم کو جب مشرف کی صورت میں آتا ہے اس میں بھی اس کو جناب ویلکم کرتے ہیں. یہ اس قوم کی ایک عادت بن چکی ہے کہ ہر آنے والے کو ویلکم اور جانے والے کو خدا حافظ کہنے میں پہل کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات, آپ کی توجہ ایک طرف اور مبذول کرواؤں گا کہ جو آپ جو فوکس آپ نے کیا ہوا ہے اس کا کورٹ کمانڈر ہاؤس کا, اگر یاسمین راشد یا باقی کچھ لوگوں کو آپ چھوڑ دینا, اندر جو ویڈیوز ہیں جو توڑ پھوڑ کی ہیں وہ مقامی طور پر پی ٹی آئی کے سینئر ترین عہدیدار ہیں. ان کو تو نہیں چھپا سکتے آپ لوگ. اگر قوم کا, اگر کوئی کسی پارٹی کا لیڈر کہتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, تو میرے خیال میں بینگ ایک پولیٹیکل ورکر مجھے پتہ ہے اچھے طریقے سے, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو پارٹی کا سینئر عہدیدار ہے وہ اندر جا کے کارروائی نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ بہت ساری چیزوں میں ایک ابہام ہے, یہ بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہو چکی ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی. آپ دیکھیں کہ یہ جو فیاض الحسن چوہان یا جو فردوس عاشق عمان جو باتیں کر رہی ہیں, وہ بات یہ ہے کہ اندر کی باتیں تو باہر آئیں گی. اسی طرح ہماری پارٹی جو بھی جب لوگ جاتے ہیں تو اندر کی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ کہنا ان کی بات نہ سننا یا ان کی باتوں پر بھی یقین نہ کرنا, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. فی الوقت جو چیز ہے, عمران خان کو جو ان پر کیسز ہیں, کیا ان کو ان کا فیس نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے. جن کورٹس میں تمام بڑے بڑے لوگ ہیں. اور آخری ایک بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پوری دنیا میں ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اسپیشلی بالخصوص اور باقی دنیا میں بالعموم ہوتا یہ ہے کہ جس جج کی فیملی یا جس جج کا کوئی بھی اس کا اپنا ذاتی بھی جو معاملہ آ جاتا ہے نا, وہ اس کیس کو نہیں سن سکتا. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. صحیح ہے نا یہ بات؟ تو جب آپ کی عدلیہ میں جو آپ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے, ان کی بیوی اور ان کی ساس صاحبہ کا اگر ایک آڈیو لیکس کے حوالے سے پروگرام آ گیا, یہ بات کی بات ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کو کیا وہ کیس سننا چاہیے؟ وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں وہ کیس سننے کے لیے. کیا کسی ملک کا چیف جسٹس اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جا کر پاکستان کے لیے ڈیم کے لیے فنڈنگ کرے؟ کیا کسی ملک کے چیف جسٹس کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ 1.5 کروڑ روپیہ لے کر پی ٹی آئی کے ٹکٹ مانگے؟ یہ کہاں کی مطلب ہے کہ یہ بھیڑ چال چلی اور یہ دال جو جوتیوں میں بٹ رہی ہے. اگر آپ سب طرف دیکھیں ہیں تو یہ بھی چیز دیکھیں کہ ہر طرف کچھ نہ کچھ معاملات ہیں. موسوی صاحب میری بات پر سر ہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا وہ میرے اس سر آج ہم نے کاؤنٹر کرنا ہی نہیں. آج ندیم صاحب, آج ہم نے کوئی کاؤنٹر آپ کی بات کا, آج آپ بہتے جائیں, آپ کھلی جو باتیں جو ہیں, کیونکہ آپ نے پہلے ہی کتنا ٹائم ہو گیا سر, ٹائم ہو گیا 9 منٹ ہو گئے سر. تو ہم آپ سے بات ایک پوائنٹ لیں گے تو 9 منٹ اور آپ نے لینے, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو آپ نے کمپلیٹ کر لیا, تو میں ایک اور کالر لے لوں آپ کی اجازت سے. جی تھینک یو ویری مچ. میں بس بہت بات کروں گا جناب. جی 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 اگر جس ملک میں جناب, اگر بھلے اس ملک میں کسی بھی کی حکومت ہو, اگر ملک کا قانون آئین جو ہے وہ اصولوں کے مطابق نہیں چلے گا تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. جس ملک میں مولوی مشتاق جیسے لوگ, جی ہاں, اگر وہ فیصلے کرتے ہیں, جس ملک میں نسیم حسن شاہ جیسے لوگ فیصلے کرتے ہیں, اور جس ملک میں وہی ججز ڈکٹیٹرز کو یہ کہہ کے ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے لوگ کہ آپ ٹھیک ہیں, اور اسی ملک کا چیف جسٹس جب 1.5 کروڑ پہ جب ٹکٹیں فروخت کرتا ہے پارٹی کی, اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور حیرت کی آخری بات یہ ہے کہ جس ملک میں لوگ جو ہیں جن کے اپنے گھر کا کیس آ جائے اور اسی میں وہ ثالث بن جائیں, تو وہ انصاف نہیں ہوتا. جب انصاف نہیں ہوتا تو پھر اس ملک کا ہر ایک ادارہ کرپٹ ہو جاتا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ, بہت مہربانی. چودھری ندیم کیسر مقامی رہنما پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ تھے, اور ان کو ہم نے بھی اتنا ہی فری ہینڈ دیا جس طرح اس وقت ملک میں ان کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے. تو ایک اور کالر لیتے ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام, عمران صاحب سیالکوٹ سے. سر جناب. جی سر, میری طرف سے آپ کو بھی السلام علیکم. جی بھائی کو بھی السلام علیکم. جی پہنچ گیا سر سلام آپ کا. جی
तो पहले मैं भूलना चाहूँ, मैंने किताब के बारे में पूछना था। हाँ हाँ पूछिए। बाद में वो मैं उनका सुन लूंगा, अगर लिखी है उन्होंने किताब कोई तो। जी मुंशी भाई, कॉल के बाद आप बताइएगा आपने जो किताब लिखी है, थोड़ा सा उनको किस बारे में किताब लिखी है। तो ये पहुंच गया जी इमरान साहब आपका कहना, और कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है जी, और ये कहना चाहता हूँ जी कि जी बड़े बड़े जो शामिल है 9 मई खेल में, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाँ बाहर आ जाते हैं, सब गुनाह हो जाते हैं। तो बिल्कुल उन सही। गरीबों की माएं रो रही हैं, जिनके 16 साल के लड़के, 20 साल के लड़के अंदर हैं जेल में, सही उनको बात। कोई पूछने वाला नहीं। खुदारा पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये जालिम हुक्मरान है, उनको भी छोड़ दें। जी हाँ जी हाँ उनको क्यों नहीं छोड़ते, उनको भी छोड़ दें। जब बड़े बड़े जिनके चक्कर में उन्होंने ये सब कुछ किया है, उनकी माफी है, जी हाँ और उनकी कोई सुनने वाला नहीं। फरूक भाई सही बात है। तो बातें बहुत अच्छा पॉइंट, अहम पॉइंट कि जो आम बेचारे जो लोग फॉलोअर्स थे, उनके बड़े जो सरगना हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है उनके सारे जुर्म, तो इनको भी कोई एक मुश्तरका इनका कोई इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, या कोई इनसे हलफ ले लें, कोई स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें, कुछ ना कुछ तो करें इनके। अगर उनके जुर्म माफ है तो इन्होंने क्या किया है। एक और कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक साहब, अली मौसवी साहब को आदाब अर्ज। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कौन कहाँ से हमारे साथ? सैयद अमजद अली मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ जी। जी सैयद अमजद साहब। ये थोड़ा सा मैं सहाफत पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा प्लीज जरूर। कि से पहले जो सहाफी थे हमीद इब्न मुस्लिम, जिनकी वजह से हमें रुपए में से 2 आने मजहब की आगाही मिली, तो आगे आज जो सहाफी हैं वो सच कहने पे फायद लग जाते हैं। बस जो सहाफी नजायज नाहक पकड़े हुए हैं, अल्लाह उन्हें आजादी दिलवाए। तो अल्लाह इस चैनल हाथ रखे, क्योंकि इस चैनल के तवज्जुह से हमें बहुत सारी बातें मिलती हैं जो आलिम यहाँ बैठकर गुफ्तगू करते हैं, बड़ा दिल खुश होता है। फरूक साहब दुआएं देते हैं हम आप। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। आबाद रखे, क्योंकि इस चैनल की वजह से बहुत रोशनी मिली है अहल बैत के घराने से, क्योंकि इसी चैनल से सारा कुछ जो ये मोमियत बढ़ी है, कुछ इस चैनल की वजह से भी बढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत रहे, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मेरे साथ होल्ड पे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब खान साहब। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। आपके सभी नाज़रीन, सामीन और मेहमानों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले चंद दिनों से या मोर देन चंद दिनों से, हफ्ता डेढ़ से सुनता हूँ या सुनाई देता है तनसीबात 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 जी। तो इसका मौजूदा एक आलम निकालते हैं, बहुत बड़ा तराजू होना चाहिए, तराजू। ठीक है। उसके एक पलड़े में तनसीबात रख देते हैं। अच्छा। बड़े तराजू के 2 पलड़े होते हैं, दूसरे पलड़े में रख देते हैं जनाब अली जुल्म, बेइंसाफी, कौमी खजाने से लूट कर लंदन अमेरिका में जायदादें बनाना। ठीक है। 10-12 माफिया पार्टियों का इमरान खान को इलेक्शन से आउट करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करना जो जालिम या क्या कहो वो भी नहीं करते। ठीक है। अब मैं वो पल्ला देखता हूँ, कौन सा पल्ला हावी हो जाता है। सही। मामूली सूझबूझ रखने वाला को नजर आना चाहिए कि इमरान को इलेक्शन से दूर रखना जरूरी है इनके लिए, माफिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने अपने बाप दादा की विरासत समझ रखा है। सही। या जागीर समझ रखा है। जागीर इतनी वसी होती है कि चाहे तालीम हो या ना हो, कोई काम काज या हो या ना हो, लेकिन जागीर से आमदनी इतनी हो जाया करती थी। तो खान साहब कोई बेहतरी होगी, सीनियर है आप, हमारे बड़े हैं, कोई बेहतरी आप देख रहे हैं? यार असल में मैं अल्लाह की बात तो यही करूंगा, लेकिन शायद बहुत से मेरे भाइयों को अच्छा ना लगे जी। प्रॉब्लम ये है हम सब मुद्दे बतौने जी बिल्कुल। मैं हूँ, आप हूँ,
सब है अल्हम्दुलिल्लाह। सभी, ये बात है जी। लेकिन हम में से बहुत से मेरे भाइयों बहने अब भी 1923 हाँ ये हाँ वक्त है 2023 हाँ, एक वक्त था 1923 100 साल पहले। जब अंग्रेज सोच रहा था हाँ हाँ, चल वी क्विट फ्रॉम इंडिया, हम्म। इंडिया से चले जाएं या ना जाएं, हम्म, वो वक्त था। तो ये जो भाई कहते हैं अल्लाह, मैं आता हूँ इमरान पे, इमरान जैसी हस्ती अल्लाह ताला सदियों में देता है, पैदा करता है, ये हमारे नसीब में हुई है। अच्छा। ईमान से बिलीव मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है इमरान से, ना दूसरों से कोई क्या कहते हैं वो दुश्मनी है। या ऐसी बात नहीं है यार। ठीक है ठीक है, ये सदियों के बाद मिलता है और हमको ये अल्लाह ने दिया है, इसमें बहुत खूबियां हैं। सही है सर। अल्लाह की तरफ से होती है ब्रदर। ठीक ठीक, मैं कौन सी इसकी खूबी गवाऊं? अगर सुबह नहीं टाइम खत्म हो जाएगा, खूबियां ज्यादा है, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया सर खान साहब। अब आपको आप ऐसा मुश्किल सा सवाल पूछे मुझसे, प्लीज ट्राई करो। सर मुश्किल यही है कि अब मैं एक और कॉल लेता हूँ आपसे। मुश्किल जी सर, सवाल यही है कि इतनी ज्यादा खूबी है, कोई कमियां बता दें जो उन्होंने ब्लंडर किए। बुजदार भाग गया जो उनके साथ था, जो वसीम अकरम, अब सुने ना खान साहब, बुजदार भाग गया, फवाद चौधरी जिनके कहने पे असम्बलियां तोड़ी, परवेज अलाई कहता गया कि इसकी ना मानो खुदा के लिए। जवाब दें सर, जवाब दें। इतनी खूबियां कि इतने नादर जो हीरे थे इमरान खान, वो सारे भाग गए सारे जनाब। जी 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 जी, प्लीज प्लीज। आदम है, इमरान कौन? आदम आप, आदम मैं, आदम। हाँ, गलती होती है, ठीक है। गलती करता आ रहा है। वाह, ये बात आप समझे ना अजय मुसलमान? ठीक है। आप इमरान के दाएं बाएं कुछ चंद खुशामदी किस्म के खुशामदी जो जदीद दौर के तकाजे ना समझते थे। ठीक है। जदीद दौर का तकाजा ये भी है कि समुद्र में रहने के लिए मगरमच्छ व्यवहार नहीं किया जा सकता। चले, सही हो गया खान साहब। फिर इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में आपसे इस्तेफादा करेंगे। लेकिन लीडर तो वही है ना कि खुशामदी को पहचाने, जो आपको सही मशवरा दे रहा है उसको पहचाने। हो सकता है थोड़ा तल्ख हो, आपको बुरा लगे। तो मूसी भाई, थोड़ा वो इमरान साहब ने जो पूछा आपकी किताब के बारे में, वो जरा बता जी दें। मैं चाहूंगा वो नंबर ले लें, क्योंकि फिर आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल। और मुख्तसरन कह दूं कि इमाम मूसा काज़िम की औलाद के हिजरतनामे के ऊपर है, उसमें हिजरतनामा है और उनकी तमाम औलाद के बारे में, वो कहाँ पर गया है, इसके बारे में तफसीलात उसके अंदर दर्ज है। और बेसिकली वो पूरा एक हिजरतनामा है और अकाबात के ऊपर है। अगर उनको मजीद कुछ चीजें मालूम करनी है तो वो मेरा नंबर कंट्रोल रूम से ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करूंगा। आउट ऑफ टॉपिक ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, मैं माजरत चाहना। जी कोई बात। जी वो कर रहे सन तो मैं इंटरप्ट किया। जनाब बिस्मिल्लाह। फारूक भाई, असां अवसी में लोग तुसा गए फरियाद करने आ। नहीं सर, असी आप फरियादी है सर, असी आप मुजरम आ, फरियादी आ तुहाडी जनाब। हम आपको कैसे कहें भाई, ईमानदारी की बात है कि आप हमारी रहनुमाई करते हैं और हमारे दुखों का सहारा है। असल में बात यह है कि अब तो शाह साहब, अब ये सूरत हाल है जैसे मकामी डॉक्टर होते थे ना पहले, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ समझ नहीं, ਅਸੀਂ आने ਵੱਡੇ अस्पताल ले जाओ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ आप नहीं समझ आ रही पाकिस्तान को कौन कौन सी बीमारी लायक हो गई है। अब हमें नहीं समझ आ रही, हम यही कहेंगे ਵੱਡੇ अस्पताल वाला मरीज हो गया जिस तरह इन्हों चलाया गया। बड़ी प्यारी गल है। दो मिनट दे देना जनाब प्लीज। प्रोटेस्ट करता अगर 2 मिनट ना मिले तो जी हुक्म। वजह तो सही मालूम है जी हुक्म। भाई, मैं पीपल पार्टी रिया अपने इलाके ना एरिया में जनरल सेक्रेटरी था पाकिस्तान वास्ते जी। जिस वक्त भी बोले हैं पाकिस्तान की खातर, तुसा ने प्रोग्राम पर मैं कई बार कही चुकिया कि दुश्मन हमारे चाहते हैं कि पाक आर्मी के साथ पाकिस्तान के लोग लड़ें, इस मुल्क में सिविल वार हो, इकोनॉमिकली इसको कोलैप्स किया जाए, इसका न्यूक्लियर लिया जाए। सही बात वहां तक ले आए। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। जो पाकिस्तान से धोखा करता है उसके खिलाफ है। रजा रबानी वो आकर रो रहा था दहशत गर्दों के हवाले से कि मैंने उस आर्मी एक्ट पर साइन कर दिए जो दहशत गर्दों के खिलाफ
पहली बात जिंदगी में गलती की, जी आप मेरा पॉइंट समझ गए। जी जी दूसरी बात, जनरल जिया ने जब पीपल पार्टी के लोगों को उठाकर प्यारे में बढ़कर जुल्फकार बनी, ये वो इन्होंने बनवाई, जाकर सीरिया में फेंका, वो भी आपके सामने है। जब जज बेनजीर के कत्ल का फैसला करते हैं तो वो सारी जुल्फकार अली भट्टो के कत्ल का असैसिनेशन का फैसला होता है, जुडिशियल मर्डर। उस वक्त ये लोग ठीक नहीं है, कानून का एहतराम करें पीपल पार्टी वाले कहते हैं, मगर जब बेनजीर की असैसिनेशन हुई तो जजेस और जर्नल जो है वो बारे इन्वेस्टिगेटर बारे ममालक से, बैरून ममालक से तशरीफ लाए, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं था। एक बात नहीं है, मैं 200 बातें और रिकॉर्ड कर सकता हूँ और रिकॉर्ड कह सकता हूँ। परवेज अलाई बेनजीर का कातल, परवेज मुशर्रफ बेनजीर का कातल, उसी को इन लोगों ने सलामी भी दी और परवेज अलाई को वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या जो भी बनाया था। खुदा की कसम, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कहते हुए दिल जल रहा है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ ड्रामा लगाया हुआ है। दौलत इनके बैरून ममालक, बच्चे इनके बैरून ममालक, IMF वाले भी स्टूपिड है ना, मैं माजरत के साथ कहता हूँ। अगर उनके पास भी अक्ल हो, वो भी गरीबों के हमदर्द नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये दूसरे तीसरे अदारे भी ड्रामा है। भाई इनको सीधे क्यों नहीं कहते कि आपकी दौलत बाहर पड़ी हुई है, हमें जमानत के तौर पर दे दो, या इनको कहें कि भाई आप हमसे कर्जा मांग रहे हो, आपके अपने पैसे लंदन में, पेरिस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में आपके जजीरे, गरीबों का पैसा क्यों लूट रहे हो, इन पर क्यों बोझ डाल रहे हो। मैं तो कहता हूँ भाई, आखिरी बात मैं कहता हूँ ओवरसीज के लोगों को, और पाकिस्तान के लोग तो है ही डिसेबल है, अपाहज हैं। 25 करोड़ से 1 करोड़ बाहर निकल कर आए। आपके सामने इंडिया में किसानों ने क्या किया, फ्रांस में पेंशन के हवाले से इन्होंने क्या किया, बरतानिया की जो एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, बेनजीर ने पोल टैक्स लगाया सैकड़ों की तादाद में। मैं कभी ये नहीं कहता कि तशद्दुद करें, हम अगेंस्ट इट। जिन्होंने भी 9 मई को जो कुछ भी किया या कराया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। भाई हमारे 9 जहाज एक जगह खड़े हैं तो उनको उनकी देखभाल के लिए कोई आदमी नहीं है, ठीक है सर, उड़ाने के लिए। फारूक भाई, हक सच की सबको बात करनी चाहिए। पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, इन आमकों के अक्ल में नहीं है, कतर वाली सिचुएशन पैदा हो चुकी है। अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए, इनको IMF ने भी कह दिया है कि आप अपने मुल्क में इस्तेकाम पैदा करें, आइन पे चले, को ठीक करें। उनको कहते हैं आप मुदाखलत ना करें। भाई उनसे कर्जा मांगते हो, भीख मांगते हो, वो आपको पैसा दें तो पूछे ना कि किधर लगाओगे, मर्सिडीज गाड़ियों पर लगा दोगे, थाईलैंड में जाकर मालिश कराने पर लगा दोगे। आप मौलाना फजल रहमान साहब की शक्ल देखना, फ्रेश होकर आगे टैक्स के पैसे से स्पेशल प्यारे में गए, मेकअप कराया, सेहत ठीक कराई, वापस आ गए। वाह वाह मौला, ये नया पाकिस्तान मांग रहे थे। वो जब इमरान आया तो ये लोग कहते थे हमको पुराना पाकिस्तान दे दो। सही है सर, इमरान ने वापस किया था, आप हमें क्या मिला है, ये सवाल है। अगर ये इलेक्शन ना कराएंगे एक बात, या ये अपनी दौलत सरेंडर ना करेंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ा पाकिस्तान का, अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे। और हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। फारूक भाई आपका शुक्रिया, आप दोनों भाई हमको सुनते हो और हक सच की बात करते हो, इसलिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर चैनल एंड प्राउड ऑफ यू टू। चले सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। यकीनन इस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूरी कोशिश होती है कि पॉइंट ऑफ व्यू आपका दुनिया तक पहुंचे, लेकिन जो हालात हैं, जो वहाँ पे कुछ मामलात ऐसे हैं कि उसको भी थोड़ा मद्देनजर रख कर आप बात कर रहे हैं, तो उसका और ज्यादा शुक्रिया। तो मूसी भाई, ये जो सिलसिला इस वक्त मुल्क चला रहे हैं, जो यकीनन एक तो इलेक्शन जब भी हों, आखिर कब तक नहीं होंगे, ये भी तो एक सवाल है ना, कि आखिर ठीक है पकड़ धकड़ भी हो गई, और एक 9 मई के बाद ये सिनारियो बनाया गया कि बहुत बड़ा एक अलमिया हुआ है, क्या कहते हैं कि वहां पर योम तकरीम शोदाए पाकिस्तान भी मनाया गया। सब कुछ एक टीवी पे इश्तिहार चलाए गए जो दहशतगर्द वो सारी अमलाक को नुकसान कर रहे थे, और यकीनन हम दोबारा यही बात करेंगे कि जो दहशतगर्द वो सारा मामला कर रहे थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन ये सारी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जज जब कह रहा है, कोई एंकर नहीं कह रहा, एक जज कह रहा है कि मैं आपको जमानत तो दे दूं, लेकिन जमानत के बाद भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपकी रिहाई होगी। तो ये एक सीधा एक वहां पर जो भी निजाम चल रहा है, जो भी मुल्क चलाने वाले हैं, उनके सामने आईना है। तो इसमें अब अवाम बिल्कुल चुप तो रह सकती है, चले ठीक है, वो जिसे कहते हैं ईमान के एक ऐसी
सूरत हाल है कि चले वो हाथ से वो रोक नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती, लेकिन दिल के अंदर तो उनके अंदर ये सब कुछ पक रहा है। तो वो जब भी उनको मौका मिलेगा, खासतौर पे पर्ची के ऊपर, तो वो उसका इजहार जरूर करेंगे। जी देखिए, हमारे पड़ोसी ममालिक में से एक मुल्क के वजीर आजम ने तंज किया था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम हजफ कर रहा हूँ, बाकी जो लोग मुस्तकिल खबरें देखते हैं वो समझ जाएंगे इसको। जब उनसे कहा गया कि भाई दीवार से दीवार मिली हुई है, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, हम सरहदें तब्दील नहीं कर सकते, खारजा पॉलिसी तब्दील कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो तब्दील हो सकती हैं, मगर पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते, जो है वो है, सरहदें हैं। तो उसने एक बड़ी मानी खेज जुमला कहा, उसने कहा कि पाकिस्तान में जाके बात करूं तो किससे करूं, हुकूमत है किसकी, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि हाकिम कौन है। अगर हम किसी के साथ कुछ पीस डायलॉग करें, कोई एग्रीमेंट करें, किसके साथ करें? वहां तो एक आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, और कुर्सी पे कोई होता है, ताकतवर कोई और होता है। मैं बात करूं तो किससे करूं? अब यही जब ये चीज पोर्ट्रे हो जाएगी और दुनिया की समझ में आ जाएगी, तो आपकी खारजा पॉलिसी की वक़्त क्या रह जाएगी? खारजा पॉलिसी अगर मजबूत नहीं होगी तो आप बड़े फोरम्स के ऊपर लॉबिंग नहीं कर सकेंगे। जब आपकी लॉबिंग नहीं होगी तो आप यहाँ जो है वो सारे मामला दिगर को हो जाएंगे। बैक सामने से कुछ और होता है और बैकडोर डिप्लोमेसी अपना काम कर रही होती है। सन 2014 से ईरान और सऊदीया के डायलॉग खबरों में आ रहा है कि चल रहे थे, और आप देखें उसके बाद शाम का मार्का दोनों मुल्कों के दरमियान चरम पे रहा, उरूज पे रहा, हजारों लोग मरे, मगर ये सब होता रहा, पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी काम करती रही। उसके अंदर अमान के जो वज़रा थे, उसके जो किंग हैं वो इन्वॉल्व रहे, उसके बाद इराक वाले इन्वॉल्व रहे, उलमा इन्वॉल्व रहे, वो काम अलग चल रहा था। मगर एक स्टेट पॉलिसी होती है ना जो थ्रू हो रही थी कि हम इस पर काम कर लेंगे, और बाकायदा चाइना ने आकर वो मेडल अपने गले में पहन लिया, अपने नाम ले लिया। हालांकि पहले अमान और इराक करते रहे। अब पाकिस्तान में अगर ये रहेगा कि हम बात करें किससे, तो फिर क्या डील हो पाएगी और हम क्या लॉबिंग कर पाएंगे, और पाकिस्तान की को आगे लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? जो माशी इस्तेकाम, मतलब कितनी शर्म आवर बात है कि लोग आटे की लाइनों में लगकर कतारों में कुचल के मरे जा रहे हैं। मतलब एक एग्रीकल्चर मुल्क जिसके अंदर सिर्फ पंजाब में 5 दरिया बह रहे हैं, 5 दरिया पंजाब में बह रहे हैं। कुदरती मादनियात की बात करें तो गिलगित बिल्तिस्तान इस्कर्दू से लेकर कश्मीर और बलूचिस्तान तक मालामाल है। ठीक है, अगर जोग्राफियाई लोकेशन की बात करें तो बेहतरीन जो है वो आपके पास ट्रांजिट रूट है। ये सब कुछ खुदा ने दिया है, नहीं है तो हमारे पास जो है वो संजीदगी नहीं है कि हम इस मुल्क को लेकर आगे बढ़े। हर आदमी सोचता है मैं 4 साल में लूट के चला जाऊं, मैं 5 साल में लूट लूं, मैं सामने वाले को कुचल दूं, इसको जो है वो तिक्का बोटी कर दूं इसकी, बस मुझे तो हमेशा रहना है। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता। मैं ना किसी सियासत को पढ़ूंगा, ना पीटीआई की हिमायत करूंगा, ना उनको बुरा कहूंगा, ना इसको कहूंगा, ना मैं बात पाकिस्तान की करूंगा। अगर फर्स्ट पाकिस्तान हम देखें तो पाकिस्तान के लिए किसने 70-72 सालों में किसने क्या किया है, ये आपके सामने मौजूद है। कि जरा सा पेट में दर्द हो तो आपको लंदन आना पड़े, आप एक अपने लिए हॉस्पिटल नहीं कर पाए, आप लोगों को पीने का साफ पानी वहां पर आज तक मुहैया ना हो सका, लोड शेडिंग से लोगों की जान नहीं छूट पाई, कोई आपकी करेंसी आज तक जो है वो एक मुस्तहकम ना हुई, ट्रेड पॉलिसी कोई वजह नहीं हुई कि मतलब किसके क्या राइट्स हैं। अब वहां से चाइनीज आकर जमीनें खरीदनी शुरू हो गई, इसके ऊपर वावेला हो रही है। तो कोई स्टेट पॉलिसी है ही नहीं क्या हमारे पास। हम अगर पाकिस्तान की बेहतर है कि अगर हम फर्स्ट पाकिस्तान की बात करें तो ये हमारी ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप टू बॉटम लोगों को इससे फायदा होगा अगर इस ये बात हमारी उठाई जाए। मतलब सियासत करने के लिए तो बहुत है, 70 साल से और कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सही है, और बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी सऊदी अरब और ईरान की कि वहां पर बैकडोर एक सिलसिला चलता रहा, बज़ाहिर कुछ कशीदगी हमने देखी है, लेकिन आज वो लोग इसके सम्राट हासिल कर रहे हैं, जो एक साबित कदमी जो थी उनकी। लेकिन हमारे यहाँ वो साबित, अब आज एक प्रोग्राम में बात हो रही, बिलावल साहब ने 42 दौरे किए हैं जब से वो वजीर खारजा बने हैं। चले बहुत से उनके लिए बहुत जरूरी होंगे, लेकिन बहुत से गैर जरूरी भी थे ना। और कल परसों अब वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो तुर्की में उनको मुबारकबाद देने गए, और जो एक हजीमत जो फुटेज हम देख रहे हैं कि वो पता नहीं हाथ भी मिलाना चाह रहे कि नहीं मारे, ये गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, शहबाज शरीफ साहब से हम 100 इख्तलाफ करें, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो वो तो थोड़ी बाइज्जत अंदाज से करें ना भाई। आप बिन बनाए मेहमान, पहले जलजला आ गया तो वहां पे वो जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो अपनी तोड़ फोड़ संभाल रहे हैं कि आपको संभालेंगे।
تو اس سے انہوں نے ان سے جان چھڑائی، لیکن اب وہ حلف برداری کی تقریب میں چلے گئے کہ پیچھے پتہ نہیں لہلہاتے کھیت چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑی خوشحالی چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو موقع ملا ہے تو آپ اپنے ملک میں رہ کے اگر وہ شہباز سپیڈ کہاں ہے، وہ جن کی بلاول صاحب بھی تمنا کر رہے تھے، وہ سپیڈ دکھائے نا. وہ ڈار صاحب جو تھے یہاں سے گئے تھے، وہ ماہر ڈالر، وہ نیچے لانے والے، وہ کہاں ہیں؟ گیس پائپ لائن دروازے پر ہے، ایران سے آج تک آپ نے ملی. کس بات کا خوف ہے؟ مطلب آپ دیکھیے، آپ کے سامنے مثال سعودیہ کی موجود ہے جن کو یہاں پر مطلب یہ بات مجھے ہوتی ہے کہ یہ اپنی ساز بھی اپنی مرضی سے نہیں لیتے. آپ دیکھیں وہ ایران کے ساتھ جوائنٹ نیوی تشکیل پا رہی ہے، ان کی امارات اس کے اندر ہے. مطلب پاکستان فوجی لحاظ سے ان سب سے بہت مضبوط ہے. یہ پاکستان سے ایک بریگیڈ فوجیں بلا کر رکھتے رہے ہیں اپنے محلوں کی حفاظت کے لیے. پاکستان ان سے 1000 گنا فوجی لحاظ سے ملٹری مائٹ سے مضبوط ہے. یہ تو دوسروں کے اسلحے کو خرید کر، ان کے پائلٹوں کو بلا کر، ان کے جہازوں کو بلا کر اپنی سیکورٹی کراتے رہے. جب وہ اپنی پرائیویٹ نیوی ایران کے ساتھ مل کر کمبائنڈ نیوی تشکیل دے رہے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی قومی مفاد کو ترجیح دی، اس پہ سودے بازی نہیں کی، تو یہ مثال ہے. دیکھیں ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو غلط کہا جائے گا اور صحیح ہے تو صحیح کہا جائے گا. یہ سامنے ہم مطلب پاکستان ایٹمی قوت، میں اتنی ساری آپ کو چیزیں گنوائیں کن چیزوں سے مالا مال ہے. ہمارے پاس اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے. ہم برابر ایران میں ہمارے گیس پائپ لائن آئی ہوئی ہے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کر پا رہے، ہم وہ لے نہیں پا رہے. ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فورم پہ یہ نہیں کہہ پا رہے کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پاس بھیک مانگ رہے ہیں. اگر ہم وہاں پر تھوڑی سی مقامت دکھائیں گے تو آئی ایم ایف ہم کو ہری جھنڈی دکھا دے گا، کیونکہ ہمارا سب کچھ لٹ کے یہاں سے جا چکا ہے. ہم چند ارب ڈالر مانگ رہے ہیں اور اس پہ کئی 100 ارب ڈالر ہمارا لٹ چکا ہے اور لٹ رہا ہے. مطلب آپ بالکل صحیح دیکھیں نا، اس کے لیے ایک بنیادی طور پر لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے کہ کم از کم 50 سال کی پالیسی بنائی جائے کم از کم، اور اس کے اوپر دوسرے ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کیے جائیں کہ اس وزارت عظمیٰ پر اس پر کوئی آئے کوئی جائے، یہ پالیسی کنٹینیو ہوگی جب یہ اس بات کو آگے لے کے بڑھے گا. ورنہ وہی والی بات ہے کہ آپ کہیں کہ میں بات کس سے کروں، یہ تو ہو سکتا ہے کل اتار دیا جائے، پرسوں اتار دیا جائے. کس سے ہم تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم خواہش کر رہے ہیں کہ آگے کی پلاننگ ہو، لانگ ٹرم پلاننگ ہو، لیکن اگلوں نے یعنی دوسرے ممالک نے تو خدا نخواستہ یہ بھی انہوں نے ایک شاید تخمینہ لگایا ہوا ہے کہ شاید کوئی کہہ رہا ہے کہ 2030 میں خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے 26 میں نہیں رہے گا. تو یہ سلسلے انہوں نے اندازے لگائے ہوئے ہیں جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں جہاں پر تباہی ہے، کہ کوئی ہمیں آئین کی بالادستی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. خزانے کے اوپر جو لوگ بیٹھے، اب دیکھیں ایک اخبار کے اندر ہاف پیج کے اوپر نگراں وزیر اعلیٰ صاحب جو پنجاب کے ہیں، انہوں نے اشتہار دیا ہوا ہے. بھائی آپ کا تو کوئی کیا معاملہ ہے؟ ہم تو شہباز شریف کے اشتہاروں سے ہی بہت زیادہ نالا تھے، یا وہ جو ڈیم فنڈ کے اوپر جو اتنا کمایا نہیں تھا، اتنا جمع نہیں ہوا جتنا وہ ثاقب نثار صاحب نے اشتہاری مہم میں لٹا دیا. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں نگران وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، انہوں نے آدھے پیج کے اوپر اشتہار دیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کرنے والے ہیں. تو جب یہ ہو شارٹ ٹرم ایک وقتی خوشی، موسی بھائی ہم تو لانگ ٹرم کیا وہ ایک امیجن کر رہے ہیں، کاش ان کے اندر بھی یہی ذہن ہو. ایک وقتی خوشی کہ میں آدھے پیج کے اوپر میرا اشتہار چلے گا یا ایک ٹکر چل جائے گا تو واہ واہ کیا بات ہے. یہ ان لوگوں کے چلانے والوں کے یہ ظرف ہیں، ان کے جو اہداف ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارا نام جو ہے وقتی طور پہ آ جائے اور بس اپنی ذہنی اور اپنی جو جسمانی تسکین کے لیے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. بس دعا ہم کر سکتے ہیں. آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. بالکل، بس میں اس پر یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک عوام کو ایک شعور پیدا ہونا چاہیے. میڈیا کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ شعور دے اور اوپن پلیٹ فارم دے کہ آپ دل کی بات کریں. صرف اویئرنیس پھیلانے کے لیے، یہ تمام چیزیں اویئرنیس پھیلانے کے لیے ہوتی ہے. پازیٹیو فلو میں اس چیز کو سمجھیں کہ پاکستان کے مفاد کیا ہے، پاکستان کا تقاضا آپ سے کیا ہے. پاکستان ہے تو آپ ہیں. پاکستان ٹکڑوں میں خدا نخواستہ بٹ گیا تو آپ کی رہی صحیح جو ہے وہ کوئی ویلیو پوری دنیا میں نہیں رہے گی. تو جو بھی ملکی قومی مفاد کے اوپر ہو اس طرف جایا جائے. اپنے آپ کو سیاسی پارٹیوں سے منسلک کر کے جی
गलत कर रहे हैं तो भी ठीक है और ठीक कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं होता। अकल और शऊर है, इंसान को जब अकल और शऊर दी है तो उसमें भी उसका फैसला करे। अपनी जाती फैसलों में तो बहुत अकल और शऊर इंसान दिखाता है, मगर जब मुल्की और मिली मफाद आता है वहां पर हम जानिबदार हो जाते हैं, हम फलानी पार्टी के हैं, अब उसकी जो पॉलिसी है उसको हमने फॉलो कर दी। मुल्क पार्टी जो है वो किसी मुल्क के अंदर काम करती है। मुल्क है तो आपकी पार्टी भी आबाद रहेगी, आप भी रहेंगे। मुल्क नहीं रहेगा, आपकी पार्टी कोई वैल्यू। सही बात है। बहुत शुक्रिया अली मौसवी भाई आपका। हर पीर के पीर आप हमारे साथ होते हैं। और कल द फोकस प्रोग्राम मौसवी साहब लाएंगे तकरीबन 4:30 बजे यूके टाइम। और नाज़रीन, मेरी आपकी मुलाकात कल 5:30 बजे यूके टाइम इसी प्रोग्राम में होगी। और यकीनन यही सोच बस पाकिस्तानी के तौर पे कि काश हम थोड़े गिरेबान में भी झांक के अपने आप को चेक करें, अपना मुहासबा करें। और वक्ती तौर पे अगर हम किसी आसाइश में हैं, किसी ओहदे को लुत्फानंदोज हम उससे हो रहे हैं, तो ये वक्ती आप लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो आपके ऊपर जो ड्यूटीज हैं, अगर वो आप नहीं सर अंजाम दे रहे तो फिर रिटायरमेंट के बाद भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और जब आप जिंदगी से रिटायर हो जाएंगे फिर तो आपको कोई बचाने वाला होगा ही नहीं। तो इस वक्त से अपने आप को बचाएं और अपनी इस्लाह करें। तो यही आज का पैगाम था। जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने देखा, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।